दुबे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम। और अगले 1 घंटे जो है हम आपको बताने वाले हैं कि बाजार के इंपॉर्टेंट क्या ट्रिगर्स रहेंगे, क्या ग्लोबल क्यूज रहेगा और ओवरऑल जो है क्या कमाई के मौके बन सकते हैं। ऑफ कोर्स ग्लोबल क्यूज जो है वो थोड़े पॉजिटिव सजेस्ट कर रहे हैं और एशियन मार्केट्स में जो है थोड़ी सी जो फ्लैटिशनेस ज़रूर है, बट ओवरऑल जो है हम आपको पूरा लेखा जोखा बताने वाले हैं ग्लोबल के पूरे स्फीयर में। तो शुरुआत जो है ऑफ कोर्स करते हैं कि बाज़ार के बड़े 4 ट्रिगर्स क्या है जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। सबसे पहले जो है डाउ फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे 400 अंक ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी भी जो है 25,050 लेवल्स के पास है। और मैं बता दूं कि डाउ फ्यूचर्स में जो है मेमोरियल डे का छूट था तो उसके कारण जो है हमें मार्केट्स का अपडेट नहीं है, बट ओवरऑल जो ग्लोबल ट्रेड के संकेत आ रहे हैं वो जो है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड जा रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में जिस तरह डेवलपमेंट आ रहा है कि डिस्कलेशन हो सकता है ट्रेड वॉर का, तो उस पर भी नज़र रहेगी। लेकिन इंडिगो और पीजी इलेक्ट्रोपास आज दोनों के ही ब्लॉक डील संभव हैं। यहाँ पे प्रमोटर स्टेक जो है राकेश गंगवाल जो है अपनी स्टेक की बिकवाली कर रहे हैं। लगभग 3.5% का ये आंकड़ा है और पीजी इलेक्ट्रोप्लास में जो आंकड़ा है देखें तो ये जो है 5 से 6% का है। तो ऑफकोर्स इन स्टॉक्स में थोड़ी सेलिंग प्रेशर इनिशियल ट्रेड में आपको देखने मिल सकती है। आज नतीजे भी हैं जिस पे हम फोकस रखेंगे। LIC, हिंद कॉपर, NMDC, इन्फो एज, ITI और RCF, इन सारे स्टॉक्स पे जो है नज़र रहने वाली है। और मंगलवार या गुरुवार की जो एक्सपायरी है वहाँ पे एक्सचेंजों के निर्देश रहेगा सेबी की तरफ से, तो इस पे जो है ज़रूर हमारी नज़र रहने वाली है। बट ऑफ कोर्स मॉनसून भी है, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है एग्री सेगमेंट पे, तो उस पे भी हमारी नज़र रहेगी। निफ्टी लेवल्स की बात करें तो 25,000 के ऊपर जो है कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज आया। 2 से 3 सेशन में एक अच्छी जो है बाइंग जो है निफ्टी स्पेस में देखने मिली है। और निफ्टी बैंक की भी बात करें तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है 55,000 प्लस का, उस पे जो है आप कह सकते एक अच्छी मोमेंटम देखने मिली है। गिफ्ट निफ्टी की भी बात करें इम्प्लीकेशन तो अभी जो है फ्लैटिश या टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड जो है बायसनेस देखने मिल रही है, बट ओवरऑल जो है मोमेंटम भारत का अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है जिस तरह प्लेस है। अगर आप डोमेस्टिक बात करें मैक्रो फैक्टर्स की या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करें तो अब चलते हैं अभिषेक ग्लोबल क्यूज के पास। इंडिया के फेवर में तो लग रहा है, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी लग रहा है, तो ज़रा बताएं अभिषेक ग्लोबल क्यूज क्या कहते हैं। शरद, ग्लोबल क्यूज ठीक हैं, ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत बुरे हैं, न्यूट्रल साइड पर हैं। देखिए वैसे क्यूज आने नहीं थे, अमेरिकी बाजार बंद थे मेमोरियल डे के मौके पर। और डाउ फ्यूचर के जो लेवल कल हम क्लोजिंग शो के दौरान देख रहे थे वहां से थोड़े से नीचे ही आए हैं। कल हम 450 पौने 500 अंकों की तेजी देख रहे थे। अभी फिलहाल आप देखिए 350 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर है। नेस्डेक फ्यूचर की बात करें तो 225 अंक ऊपर है और S&P फ्यूचर्स 55 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। यूरोप के बाजारों को सबसे लेट रिएक्शन देना था EU पर जो टैरिफ को डिले किया गया है 9 जुलाई तक, तो कल यूरोपियन बाजारों में अच्छी मजबूती रही। हालांकि UK के बाजार कल बंद थे तो वहां से कोई ट्रिगर नहीं आया, लेकिन 1.5% के आसपास की तेजी हमने यूरोप के बाजारों में देखी है। एशिया की बात करें, अब ये हो क्या रहा है शरद कि एसेस करने की कोशिश हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे करेंगे क्या। ये भी कहा जा रहा है कि देखिए संकट टला है टैरिफ वाला और ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया है या फिर कोई ऐसी बहुत ज्यादा कोई नरमी के संकेत आ रहे हो। 45 दिन बीत गए हैं और मतलब इतने देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया था, लेकिन स्टेटमेंट कितने देशों से आया है कि नहीं बहुत अच्छे नेगोशिएशन टेबल पर जाके चीजें सुलह हो गई हैं। देखते हैं क्या होता है। अब तो 9 जुलाई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा दूर रह गया है, 45 दिन का समय यहां से मान लीजिए और रह गया है बाजारों के लिए। लेकिन बाकी एशियाई बाजार आज हल्की हल्की गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। निकेई में हल्की सी नरमी है। कोरिया के बाजार देखिए थोड़ी सी नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग में भी आज गिरावट का ही हम सेशन देख रहे हैं और चीन के बाजार भी नरम है। तो एशिया से थोड़े नरमी के संकेत हैं। बाकी अगर आप कमोडिटीज से देखेंगे तो क्रूड एक रेंज में ही है, $65 के आसपास ही कारोबार कर रहा है। सोने की बात करें थोड़ी सेफ हेवन डिमांड फिर से आई है, लेकिन भाव जो है $3350 के आसपास आप सोने के भी देखेंगे। अपने लिए कुछ क्रूशियल चीज जो थोड़ा आपको सपोर्ट देगी वो है डॉलर इंडेक्स। थोड़ी सी नरमी और आ गई है। डॉलर इंडेक्स में 98.85 के लेवल्स हैं। और अगर आप यूएस में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड देखेंगे तो हमने देखा था कि 4.61% पर पहुंच गई थी, वो गिरते गिरते आ गई है 4.49। तो ये आपके लिए थोड़ी सी राहत है। 1 बेसिस पॉइंट की कल हमने कमी देखी है बॉन्ड यील्ड में, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी राहत की चीज है। अगर ये स्पाइकअप नहीं होते हैं तो ठीक है, आपके लिए सपोर्ट करने का काम करेंगे। अच्छी चीज क्या है, मैं ग्लोबल में ही जोड़ देता हूं, वो ये कि एफआईज को लेकर कंसर्न्स थे कि क्या एफआईज की तरफ से आउटफ्लो होगा।
हमने देखा पिछले दिनों कुछ कुछ बड़ी बिकवाली के आंकड़े आए थे, लेकिन कल 135 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केट में बाइंग का आंकड़ा है। अब ये है तो बहुत छोटा, लेकिन ये है कि 2 दिन अगर आप देखेंगे ना बैक टू बैक, तो थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा कि अच्छा हाँ, एफआईज का ऐसा मोह भंग भारतीय बाजारों से हुआ नहीं है और शायद अभी भी जो उनका भरोसा है वो बरकरार है। मैक्रो पिक्चर हमारी स्ट्रांग है, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोथ अच्छी है, 6-6.5% के आसपास की ग्रोथ है, 3% का इन्फ्लेशन है। देखिए आरबीआई से भी 2.25 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड मिल गया है। आज फिर से आरबीआई जो है वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन करने जा रहा है, तो बैंकिंग स्टॉक्स के लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो चीजें ठीक हो रही है। मैक्रो पिक्चर, सरकार की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं, रेगुलेटर्स भी अपने कदम उठा रहे हैं, तो वो सारी चीजें ठीक है। ग्लोबल बाजार अगर आप स्टैंड अलोन पूछेंगे तो वो आज ना तो नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, मैं कहूंगा न्यूट्रल साइड पर है। डिस्पाइट द फैक्ट कि एशियाई बाजार आपको लाल निशान में दिख रहे होंगे, बावजूद इसके आज ग्लोबल को न्यूट्रल ही कहना चाहिए। पे न्यूट्रल। और अभिषेक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि आरबीआई जिस तरह हेल्प कर रहा है ओवरऑल इकोनॉमी को, आप कहिए कि बड़े रिकॉर्ड डिविडेंड अनाउंसमेंट आया, फिर अब लिक्विडिटी इन्फ्यूजन आ रही है और एक्सपेक्टेड है कि अगले महीने जो है एक रेट कट भी आए, यानी कि बैंकिंग, रियल्टी, एनबीएफसी और पीएसयूज चारों ही सेगमेंट्स पे हमारी नज़र रहेगी। लेकिन अभिषेक, आपने कहा कि एफआईज की जो है बाइंग वापस आई है, 2 सेशन से बाइंग आ रही है। ऑफकोर्स कल का आंकड़ा जो था उतना बड़ा नहीं था, बट स्टिल नेवरदलेस पॉजिटिव था। तो यहाँ पे क्या संकेत देते हैं एफआईडीआई के, और बाजार के लेके जो है ओवरऑल सेटअप कैसा लग रहा है? अभी एफआई का इंटरेस्ट तो बना हुआ है, इमर्जिंग मार्केट्स में भी इंटरेस्ट आ रही है, तो ज़रा अभिषेक बताएं क्या है एफआईडीआई का सेटअप? शरद, देखिए डोमेस्टिक फंड्स ने कल बाइंग की है, 1700 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग की है। जो डीआईज है सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। हालांकि हम लगातार ये चर्चा कर रहे थे कि जितना उनकी तरफ से हो सकता था, हो सकता है इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास कैश है, कैश बैलेंस अच्छा खासा है हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के पास, तो उनकी तरफ से देखिए बाइंग के आंकड़े आ रहे हैं। ये कल फिर से 1745 करोड़ रुपए का बाइंग आया है। एफआईज, जैसा कि हम कह रहे थे कि छोटा सा ही आंकड़ा, लेकिन आंकड़ा है खरीदारी का, ये नोटिस करने वाली चीज है। तो मान के चलेंगे कि ज्यादा डिसरप्शन आएगा नहीं। जो यूएस में बॉन्ड यील्ड जो स्पाइक अप कर रही थी ना, उसके नीचे जाने से ना आपको राहत के तौर पर देखना चाहिए कि ये थोड़ा फंड फ्लोज के वहां पर मूव होने का खतरा, एक टेंशन बना रहता है कि अगर सेफ हेवन कोई एसेट है, वहां पर आपको फिक्स्ड अगर 5% के आसपास के अगर आपको इंटरेस्ट मिल रही, यील्ड मिल रही हो, तो थोड़े से आउटफ्लो हो सकते हैं। तो वो तनाव थोड़ा सा घटा है बॉन्ड यील्ड के नीचे आने के बाद से, और डॉलर थोड़ा वीक हुआ है, रुपया मजबूत हुआ है, तो भारतीय इकोनॉमी को लेकर थोड़ा सा और पोजीशनिंग यहां से बेहतर होती दिख रही है। आप ये देखिए इंडेक्स ऑप्शंस में भारी भरकम खरीदारी का आंकड़ा है एफआईज की तरफ से। तो ओवरऑल एफआईज की तरफ से मैं कहूंगा संकेत ठीक है। मे बी आज हो सकता है कि फिर से हम बाइंग का आंकड़ा देखें और यहां से थोड़ा सा उनका टोन भी पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा एफआईज के फ्रंट पर। अगर हम सेटअप की बात करें शरद, तो कल देखिए 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग कल निफ्टी ने दी है। 2 सत्र में 400 अंकों की शानदार तेजी हो चुकी है। और अच्छी चीज यह है कि ट्रेड वॉर को लेकर, टैरिफ को लेकर कोई परेशान करने वाली खबर कल नहीं आई है। कल हमने ये भी देखा कि मॉनसून रिलेटेड जो स्टॉक्स थे, हमने सुबह सुबह कहा भी था कि उन पर नजर रख के चलिए, आपके लिए मौका बनेगा। कल अच्छी तेजी हुई है। कंजम्पशन वाले जो शेयर हैं, एफएमसीजी हो गया, ऑटो हो गया, कुछ और डिस्क्रिशनरी स्पेंड वाले जो शेयर थे, वहां पर हमने तेजी देखी है। एक चिंता जरूर है और वो है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स 18 के ऊपर है, 4-4.5% की कल तेजी रही। इंडिया विक्स अगर थोड़ा नीचे अगर आता है तो निश्चित तौर पर बाजार को सपोर्ट करने का काम करेगा। सपोर्ट करने वाली एक ट्रिगर शायद और हो सकती है, वो ये कि शॉर्ट कवरिंग आप उम्मीद करके चल सकते हैं। अब हम एक्सपायरी से कितने दिन दूर हैं? 2-3 सेशन की दूरी रह गई है, 29 तारीख की एक्सपायरी है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो शॉर्ट कवरिंग होगी, उसका सपोर्ट बाजार को मिलेगा। 25,000 एक ऐसा जंक्शन है जो हमने इस सीरीज में 4-5 बार देखा है, बाजार वहां सस्टेन किया नहीं है, वहां जाके फिर रिवर्स हो चला है। क्या इस बार टिकेगा? इस बार टिकने की संभावना ज्यादा इसलिए भी लग रही है क्योंकि सामने देखिए बिल्कुल अब तो हम एक्सपायरी के नजदीक आ गए हैं, और दूसरी चीज कोई नेगेटिव ट्रिगर बाजार के लिए है नहीं। जो बड़े शेयर हैं वो भी सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। आप देखिए रिलायंस, आईसीसी बैंक, एलएनटी जैसे शेयरों से कल सपोर्ट मिला है।
और यूएस फ्यूचर्स या फिर आप यूरोपीय बाजार को भी जोड़ लें, यह आपके लिए सपोर्टिव है, वहां से अच्छे संकेत ही निकल के आए हैं। तो कुल मिला जुला के आज ये शांत शुरुआत अगर गिफ्ट निफ्टी कर रहा है तो ठीक है, मौके बल्कि अच्छे मिल जाएंगे। हालांकि एक हो सकता है कि एक रेंज का बाजार रहेगा 2 दिन की लगातार तेजी के बाद, लेकिन तेजी का जो मोमेंटम है उसमें कोई डेंट नहीं है, वो बरकरार रहने की यहां से पूरी की पूरी उम्मीद है। शरद बिल्कुल अभिषेक, तेजी का मोमेंटम तो ज़रूर है। ग्लोबल सेटअप भी जो है न्यूट्रल कहेंगे, लेकिन भारत के लिए न्यूट्रल टू फेवरेबल भी हो सकता है, क्या पता। लेकिन आज निफ्टी को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए अभिषेक? ऑफ कोर्स हमने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे जो है कल क्लोज हुआ था 25,000 के ऊपर। हमेशा हम 24,800 का आंकड़ा लेके एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स बोलते हैं, तो ऑफ कोर्स 2 दिन से जो है उस लेवल्स के ऊपर है और आप देख रहे हैं कि इसमें गिरावट नहीं आ रही है, इसमें एक अच्छी मेंटेनेंस सस्टेनेंस देखने मिल रही है। तो यहाँ पे अभिषेक, निफ्टी को लेकर आज का क्या सेटअप है? आपने मेंशन भी किया कि वीकली एक्सपायरी के पास है, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के भी चांसेस आ सकते हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग ओवर्स भी शायद बड़े हो सकते हैं आगे जाते हुए जो इम्पोर्टेंट मूव्स होते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी का क्या सेटअप लग रहा है? शरद, निफ्टी में मान के चलिए कि कोई भी अगर गिरावट आती है, मान लीजिए 150-200 पॉइंट के अगर आसपास की, हालांकि ये मुश्किल है मिलना क्योंकि मोमेंटम अच्छा है बाजार का, लेकिन अगर वो मिलती है तो फिर एंट्री के लिए ना बेहतरीन पॉइंट बन जाएगा। निश्चित तौर पर जो बेस है बाजार का थोड़ा शिफ्ट हुआ है। हमने 24,500 के भी नीचे के स्तर देखे, वहां से रिकवरी बैक टू बैक बाजार में हुई है और हम 25,000 के जंक्शन पे आकर खड़े हैं। तो 2 दिन की दमदार तेजी हो चुकी है, ये थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इसके चलते हो सकता है कि बाजार में थोड़ी सी चर्निंग हो, थोड़े से लोग प्रॉफिट टेकिंग करें। मोमेंटम हालांकि तेजी का इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मॉनसून रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, अगर आपको डिप मिलता है तो आपके लिए आकर्षक मौके बनेंगे, अदरवाइज वहां पर भी हम उम्मीद करके चलेंगे कि ऑटो हो गया, एफएमसीजी हो गया, ये जो शेयर हैं, सिलेक्टिव रियल एस्टेट, वहां पर तेजी बन सकती है। और अगर मॉनसून के रिलेटेड अगर हम नेगेटिव साइड पर बात करें तो जो एसी वाली कंपनीज हैं या फिर सीमेंट वाले जो स्टॉक्स हैं, थोड़ा उन पर ना आप सावधान रहिएगा। निफ्टी के लिए अगर हम रेंज की बात करें तो आज अगर हम सपोर्ट लेवल देखेंगे तो 24,800 पर सपोर्ट निफ्टी के लिए दिख रहा है और उसके बाद 24,500 पर पक्का वाला सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,200 पर निफ्टी के लिए शरद एक रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है। 25,200 पार कर लिया तो 25,500 और उसके बाद 26,000 तक के दायरे खुल जाएंगे, लेकिन 25,200 को पार करना आज जरूरी होगा। और 24,800 एक बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है, यानी कि जिस सपोर्ट को हम ब्रेक करके 24,500 के भी नीचे गए थे, वो फिर से आपके लिए एक क्रूशल सपोर्ट लेवल के तौर पर निफ्टी में काम करेगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के अभिषेक बताते हुए, लेकिन अभिषेक निफ्टी बैंक आज क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? निफ्टी बैंक में जो है हमने देखा है कि प्राइवेट बैंक्स में जो है थोड़ी रैली ज़रूर आई है, लेकिन अभी थोड़ा सा जो फिजल आउट देखने मिल रहा है। ऑफकोर्स कल का ट्रेडिंग सेशन में जो था उसमें ज़्यादा गिरावट निफ्टी से देखने मिली थी, बट लार्जली अभिषेक आरबीआई के बहुत अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं। हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस भी किया था, खासकर कि जो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होगा और एक रेट कट जो आपने बताया था अगले महीने आ सकता है, एक्सपेक्टेशंस भी है बाजार का। तो यहाँ पे बीएफएसआई स्पेस कैसे प्लेस्ड आउट है? ऑफकोर्स एनबीएफसी पे भी नज़र रहेगी, लेकिन लार्जली निफ्टी बैंक को लेके क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने चाहिए? ऑलमोस्ट 56,000 या 55,800 लेवल्स के ऊपर अब हम देख सकते हैं नेक्स्ट मूव। काफी संभव है शरद। देखिए सपोर्ट लेवल जो है निश्चित तौर पर वो शिफ्ट होकर ऊपर आ गए हैं। 55,000 पर निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। कल क्लोजिंग अच्छी रही, मतलब ठीक है, जो शुरुआत हमने की धमाकेदार की थी वहां पर बाजार टिका नहीं, 55,870 के आसपास के लेवल थे, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर 55,500 की क्लोजिंग अच्छी कहेंगे। सपोर्ट लेवल यहां पर 55,000 का है और अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 56,000 पर एक इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी बैंक के लिए। 1,000 पॉइंट्स की रेंज है। जो कंज्यूमर फाइनेंस हो या फिर व्हीकल फाइनेंस हो, एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मॉनसून से भी रिलेटेड है, तो वहां पर एक अलग चाल हो सकती है। निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट करने वाली चीज ये होगी कि आज आरबीआई 250 बिलियन रुपीज के, यानी कि 25,000 करोड़ रुपए के वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन करने वाला है। तो लिक्विडिटी के फ्रंट पर एक अच्छी चीज है, ये बैंकिंग स्टॉक्स को सपोर्ट करने का काम करेगा। तो आप तेजी मान के चलिए, डिप्स अगर कोई मिलते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। यहां से गिरावट नहीं दिख रही है शरद। आप देखिए एचडीएफसी बैंक उतनी तेज रफ्तार से नहीं चला है जिस रफ्तार से हमने आईसीसी बैंक की तेजी देखी है। तो मे भी
इस बार एचडीएफसी बैंक की तरफ से हो सकता है थोड़ी लीडरशिप आए। बाकी भी अगर आप सरकारी बैंकों को देखेंगे तो वहां से भी मोमेंटम ठीक ठाक है बाजार के लिए, कोई ऐसा डेंट नहीं है, प्रॉफिट टेकिंग के भी संकेत नहीं आ रहे। बस ये है कि निफ्टी के मुकाबले थोड़ा चंचल स्वभाव का है बैंक निफ्टी। 12 स्टॉक है, वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, तेज उतार चढ़ाव हम देखते हैं और वो होगा, वो हमेशा ही होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात भी नहीं है। ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना बड़ा ये इंडेक्स है अगर आप वैल्यू टर्म्स में देखेंगे निफ्टी के मुकाबले। तो यही है कि 1000 पॉइंट के इस रेंज में ही कारोबार होगा। अगर आपको 55,000 के आसपास अगर मिलता है निफ्टी, अब यहां से 2-3-400 पॉइंट नीचे, तो निश्चित तौर पर एंट्री का एक बेहतर मौका होगा और 56,000 के आसपास जाकर एक रेजिस्टेंस फेस करेगा निफ्टी बैंक। तो आज निफ्टी कहें या फिर निफ्टी बैंक, दोनों के लिए शरद माहौल ठीक ठाक ही लग रहा है। 25,000 के आसपास गिफ्ट निफ्टी खुलने के संकेत दे रहा है। ये थोड़ी सी कमजोरी जरूर है, वो इसलिए है कि ग्लोबल जो सेटअप है थोड़ा सा लैकलस्टर है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव है, थोड़ा सा फीका है, कोई ऐसे ट्रिगर्स नहीं है। और आप कह भी रहे थे कि नहीं अच्छा बाजार के लिए आगे ट्रिगर आने वाले हैं, तो उसकी भी हमें तैयारी तो करनी है। जून में देखेंगे आरबीआई की पॉलिसी मीट है और उम्मीद करके चल रहे हैं कि इस बार भी एक रेट कट का बाजार को तोहफा मिलेगा। देखते हैं किस तरह के तोहफे मिलते हैं। उम्मीद तो यह है कि इस पूरे साल में अभी 2 से 3 रेट कट हम आरबीआई की तरफ से देख सकते हैं। तो आरबीआई पूरे एक्शन में है। संजय मल्होत्रा जो कि नए गवर्नर है, बैक टू बैक वो बड़े फैसले ले रहे हैं और आरबीआई का कल जो फैसला आया था डिविडेंड ट्रांसफर वाला 2,70,000 करोड़ रुपए का, बाजार को उसने काफी अच्छे से मदद की और वो रिफ्लेक्शन हमने देखा था जो कैपिटल गुड्स वाले जो स्टॉक्स थे, जो पीएसयू स्टॉक्स थे, उनको अच्छे से सपोर्ट करने का काम किया था कल के फैसले ने। निफ्टी बैंक पे भी नज़र रखिएगा और निफ्टी पीएससी ये इंडेक्स पे भी नज़र रखिए। लेकिन चलिए एफएनओ एक्सपायरी पर की जो फ्रेमवर्क की जारी हुई है, इसमें सेबी ने जो है आपके एफएनओ एक्सपायरी के दिनों के जो लेकर फ्रेमवर्क जारी किया है। एक्सचेंजों को सिर्फ और सिर्फ मंगलवार या गुरुवार को जो है एक्सपायरी की अनुमति दी जाएगी ना। एक्सचेंजों की अगर बात करें तो वीकली बेंचमार्क इंडेक्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की अनुमति के साथ रहेगी। बाकी सभी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है की अवधि के से कम 1 महीने की होगी। एक्सचेंजों को एक्सपायरी के दिनों में बदलाव के लिए मंजूरी लेना होगा और मौजूदा एक्सपायरी दिनों के बदलने के लिए सेबी की मंजूरी लेनी होगी। एक्सचेंजों के लिए योजना दाखिल करने का अंतिम तारीख 15 जून 2025 को होगा। तो एक मानसी, गुड मॉर्निंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है आपको देखने मिल रहे हैं। आपके सेबी ने कहा एफएनओ को लेके, एक्सपायरीज को लेके 2 दिन होते हैं, एक होते हैं ट्यूसडे, एक होता है थर्सडे। यही 2 दिन में एक्सपायरीज होने वाले हैं। करंटली बीएससी का ट्यूसडे है, एनएससी का थर्सडे है। अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट्स देखने मिल रहे हैं और ये जो फ्रेमवर्क आ रहा है ना मानसी, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट लग रहा है ताकि लिक्विडिटी बाजार में और रहे और ज़्यादा कंपटीशन ना हो। और अब बात भी चल रही कि एनएससी आईपीओ की लिस्टिंग की बात हो रही है, तो ये क्या डेवलपमेंट्स लगता है आपको, क्या इम्पैक्ट आएगा इससे? देखिए शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो एक्सचेंजेस का इस पर टेक क्या है, ये टेक और उनका थॉट प्रोसेस भी जानना चाहती हैं सेबी, और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ज़रूर है क्योंकि आज ही देख लीजिए सेंसेक्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है। एक्सपायरी को लेकर एक हाइजीन और एक डिसिप्लिन जो है वो होना बेहद ज़रूरी है और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की यहाँ पर सेबी की तरफ से कोशिश होती हुई दिख रही है। और इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे एफएनओ एक्सपायरी के फ्रेमवर्क को जारी किया गया है। ये काफ़ी समय से बातचीत चल भी रही थी और ये फ्रेमवर्क जारी होने से जिस तरह से मैं कह रही हूँ कि एक डिसिप्लिन प्रोसेस जो है वो डेवलप होता हुआ क्लियरली नजर आएगा। और सेबी ने एफएनओ एक्सपायरी दिनों को लेकर ये फ्रेमवर्क क्लियरली जारी किया है और ये फ्रेमवर्क जारी करने के बाद 2 स्पेसिफिक दिन होंगे जिन दिनों में एक्सपायरी के सारे प्रोसीजर्स जो हैं उन्हें फुलफिल किया जाना चाहिए। खासतौर से एक्सचेंजेस को सिर्फ मंगलवार या फिर गुरुवार को एक्सपायरी की अनुमति दी जाएगी। तो इससे क्या है कि कंफ्यूजन जो है वो ज्यादा बिल्टअप नहीं होगा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए इवेंचुअली अच्छा होगा और प्रोसेस ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने के बदले कह सकते हैं कि एक तरह से स्ट्रीमलाइन होता हुआ दिखेगा और आसान देखने को एटलीस्ट ऑन दी फेस ऑफ इट नजर तो आएगा कि चलिए सभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी पता है, एक्सचेंजेस को भी पता है। हालांकि ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि मौजूदा एक्सपायरी दिनों को बदलने के लिए सेबी की मंजूरी लेनी होगी और एक्सचेंजेस को पहले अपनी थॉट प्रोसेस बताने के बाद सेबी की मंजूरी लेनी होगी और उसके बाद ये फ्रेमवर्क डिसाइड होता दिखेगा। लेकिन एट दिस जंक्चर, एट दिस पॉइंट अगर देखें एक्सचेंजेस के लिए अपनी योजना दाखिल करने की एक तारीख भी दी गई है जो कि 15 जून है और उसके बाद इस फ्रेमवर्क पे फाइनल प्रोसीजर्स और मोहर लगती हुई जरूर नजर आएगी। एक एडवांसमेंट है और कह सकते हैं कि
हाइजीन सिस्टम बिल्ड करने के लिए और डिसिप्लिन्ड एटीट्यूड एक्सचेंजेस की तरफ से हो, इसी के लिए सेबी इस तरह के प्रोसीजर्स की बात कर रही है। सो इन इटसेल्फ एक डेवलपमेंटल अप्रोच कहा जाना चाहिए शरद। नहीं, ये बात तो है, लेकिन एक बात बता दें कि बीएससी में जो इस तरह मोमेंटम देखने मिल रहा था, अब शायद आज प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। ऑफ कोर्स लास्ट वीक में जो है हम देखें, एक बार चार्ट दिखाइएगा, मैं बताता हूँ आपको, आप एक महीने का चार्ट एक बार दिखाइए। यहाँ पे आप देखेंगे बीएफसी में सस्टेन्ड बाइंग जो है इंस्टीट्यूशनली देखने मिल रही थी। ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लोज भी लास्ट वीक आ रहे थे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है एक सेलिंग जो है वो भी देखने मिल सकता है। और ऑफ कोर्स थोड़ी नेगेटिव ज़रूर रहेगी, बीएससी एक एडवांटेज एंजॉय करते हैं। अभिषेक, यहाँ पे आपकी क्या राय रहेगी खास करके बीएससी को लेके, क्योंकि यहाँ पे लगता है कि थोड़ी सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो डेवलप हो रही है, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था बहुत वॉलेटिलिटी बीएससी के शेयर्स में थे। शरद देखिए, बहुत अच्छा कदम है ये रेगुलेटर की तरफ से, और अच्छा इसलिए ही क्योंकि हम तो आप मार्केट को रोज ट्रैक करते हैं, मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब उतना क्लोजली ट्रैक नहीं करते होंगे। ऐसे में रोज अलग अलग एक्सपायरी वो याद कर पाना, उसके हिसाब से स्ट्रेटजाइज कर पाना बड़ा मुश्किल था। और रेगुलेटर को भी ये लगा कि नहीं, एक्सपायरी के अराउंड होता क्या था, कंसंट्रेशन होता था, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा होती थी। तो साफ साफ रेगुलेटर ने कहा है कि आप एक एक एक्सपायरी चुन लीजिए गुरुवार में से और मंगलवार में से। अब देखते हैं कि होता क्या है, क्योंकि ऑलरेडी जो बीएससी की जो एक्सपायरी हो रही है वो ट्यूसडे को हो रही है, एनएससी की थर्सडे को हो रही है। पहले एनएससी ने आवेदन दिया था कि मुझे आप सोमवार की एक्सपायरी की इजाज़त दीजिए, उसको खैर रेगुलेटर ने माना नहीं। उसके बाद उन्होंने अब आवेदन दिया है कि ट्यूसडे अपनी एक्सपायरी शिफ्ट करना चाहते हैं। अगर ट्यूसडे अगर उनको करने की मंजूरी अगर मिल गई तो निश्चित तौर पर बीएससी के लिए थोड़ा सा झटका तो ज़रूर ये हो सकता है। देखते हैं कि होता क्या है। अब एक्सचेंजेस से बोला गया है कि आप अपने आवेदन सौंपिए, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और जैसा कि मानसी बता रही हैं कि 15 जून तक की डेडलाइन है, तो 15 जून के बाद हम देखेंगे इस पर एक्शन होते हुए। कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। बस ये है कि बीएससी को लेकर एक हैंगओवर बना रहेगा। अगर उनसे अगर ये ट्यूसडे वाली ये एक्सपायरी हटती है, वहाँ पर अगर एनएससी को अगर वो मिल जाता है तो निश्चित तौर पर एनएससी के लिए ये एडवांटेज ज़रूर हो जाएगा। आपको बता दें शरद कि क्वार्टर 4 में ये जो एक्सपायरी कई सारी थी, सीबी ने उसको शेल्व किया और उसको लिमिट किया, तो 15% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनकी वॉल्यूम में रिडक्शन देखना पड़ा था, और उनके ट्रांजैक्शन चार्जेस में भी। तो ये असर आएगा। थोड़ा सा एक्सचेंज इसको लेकर चिंतित होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो ट्रेडर हैं या फिर जो निवेशक हैं उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, उनका काम थोड़ा आसान हो जाएगा, याद रखना भी और बाजार की स्थिरता को लेकर भी एक निश्चित तौर पर सपोर्ट करने वाला कदम होगा। तो ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट और बीएफसी पे आज नजर रहेगी। लेकिन चलिए हमारे साथ हमारे गेस्ट ज्वाइन करें, शरण लिलाने। नमस्कार शरण, गुड मॉर्निंग। शरण, आपको मैं एक्चुअली बधाई देना चाहता हूं। सबसे पहले कल आपने जो था कोविड के थीम रिलेटेड जो न्यूज़ फ्लो आई थी, वहां पे आपने 2 कॉल दिए थे, एक था डॉक्टर रेड्डीज और दूसरा था थायरोकेयर। इन दोनों ही स्टॉक्स में एक अच्छी मोमेंटम भी देखने मिली और आपने पॉइंट आउट किया, तो इसके लिए तो हम आपको बधाई देते हैं। लेकिन करंट मार्केट सेटअप जो है यहाँ पे क्या लग रहा है आपको निफ्टी का और निफ्टी बैंक का, ये ज़रा बताएं। तो निफ्टी ने एक कल काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया था और 25,000 के ऊपर ट्राई भी किया, मगर क्लियर 25,100 के रेजिस्टेंस या एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो एक तो बात क्लियर हो गई, 25,100 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया है। तो एक बार अभी निफ्टी में आपको जो नेक्स्ट लेग ऑफ आप मूव देखेगा वो 25,100 के ऊपर ही होगा। और बैंक निफ्टी ने एक फ्लैट पोल पैटर्न का कल ब्रेकआउट दिया था, मगर बैंक निफ्टी को भी 56,000 लेवल से काफी बिकवाली 56,000 के लेवल पे बिकवाली देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी ने भी तय कर दिया कि 56,000 का एक रेजिस्टेंस बन चुका है और नेक्स्ट मूव आप उसको 56,000 के ऊपर ही देखेंगे। तो दोनों सेक्टर में, दोनों इंडेक्स में आप एक तरफ बोले एक रेजिस्टेंस बन चुका है और मार्केट भी कुछ वेट कर रहा है, या ग्लोबल न्यूज आ जाए या आरबीआई की तरफ से रेट कट आ जाए या ऐसी कोई न्यूज आ जाए जो मार्केट को एक नेक्स्ट मूव के लिए तैयार कर सकता है।
बिल्कुल ट्रिगर्स एंटिसिपेटेड हैं और आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन के बाद ये सारे इवेंट्स होंगे। इन इवेंट्स पर भी बाजार जो है रिएक्ट ज़रूर करता दिखेगा। लेकिन कल के ही सत्र को याद अगर करेंगे, एक तो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है और मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में शुरुआत जो है अच्छी खासी होती हुई नजर आई। ऑन अ पॉजिटिव नोट हमने देखा बाइंग इंटरेस्ट लगातार ड्यूरिंग द एंटायर सेशन देखने को मिला और ये बाइंग इंटरेस्ट जारी रहा, चाहे फिर बेंचमार्क्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर ब्रॉडर मार्केट्स हो। और इन पर्टिकुलर निफ्टी बैंक निफ्टी की ही अगर बात करें, ड्यूरिंग द एंटायर ट्रेडिंग सेशन मजबूती की चाल पकड़ता हुआ बाजार, उसके बाद अपसाइड जो है वो विजिबल नजर आती हुई दिखी। इंपॉर्टेंट लेवल्स और स्ट्रैटेजीज लगातार हम हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए, हमारी एनालिसिस के जरिए आपके सामने रख रहे हैं, जिस पर खास तौर से आपका फोकस होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ बाजार आपको स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक भी ढेरों मौके दे रहा है और इन्हीं मौकों को तलाशना आपके लिए इस बाजार में, जहां वॉलेटिलिटी भी नजर आती है और कई ऐसे सेशंस होते हैं कल के जैसे जहां पर एक्शन भी नजर आता है। अब तो इनफैक्ट ये एक ट्रेंड बन गया है शरद, अगर आप देखेंगे पिछले मंडे को अगर छोड़ देंगे, मंडे टू मंडे मार्केट जो है काफी एक्शन पैक्ट मजबूती दिखाता है और उसके बाद फिर देखना होता है सेकंड सेशन में किस तरह की चाल पकड़ता है। तो आज का वो सेकंड सेशन है जिस पर नजर रहेगी। लेकिन गुड मॉर्निंग शरण, इंडेक्स पर एक टेक आपने दिया। इंडेक्स वाइज कल मार्केट काफी तरोताजा नजर आ रहे थे, बारिश भी थी और बारिश ने तो एक नया रिकॉर्ड इनफैक्ट मुंबई में जारी कर दिया था। ये सारे के सारे माहौल में स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है आपके, वो भी बताइए। तो पहला तो मेरा स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा मार्केट रिलेटेड कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम। आप देखें तो काफी समय पहले स्टॉक करीबन 40% अपने हाई से करेक्ट हुआ, उसके बाद करीबन 3 से 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव के लिए रेडी हो रहा है। स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और जो जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है, एक बार 3950 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा और टारगेट्स रहेंगे आपके 4100 टू 4300 के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 3850। तो ये मेरा पहला स्टॉक रहेगा। सेकंड रहेगा IRFC, रेल और रेल रिलेटेड स्टॉक्स पे काफी अच्छी मूव पूरे सेक्टर में आपको देखने को मिली है। एक बार शॉर्ट टर्म कंसोलिडेट किया अराउंड 200 डे मूविंग एवरेज और ये स्टॉक भी अपने नेक्स्ट लेग ऑफ मूव के लिए रेडी हो चुका है। एक बार आप 140 के आसपास निवेश कर सकते हैं। टारगेट रहेगा 145 टू 160 के लेवल्स। स्टॉप लॉस काफी शॉर्ट रहेगा 135 का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी अच्छा लग रहा है स्टॉक में। तीसरा स्टॉक लेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से डिलीवरी। बताइए। तो ये भी एक शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन के बाद काफी अच्छे मूव के लिए तैयार हो गया है और एकदम ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। एक बार 360 के आसपास आप निवेश करिए और आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 390 410 के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 340। तीनों स्टॉक्स में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है, तीनों में आपको काफी अच्छी आप मूव देखने को मिल सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी अलग यूनिक स्टॉक्स हैं और तीनों अलग अलग कैटेगरी से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं जो कि शरण की तरफ से आते हुए। जी हाँ, रेलवे स्टॉक्स में अच्छा और बढ़िया एक्शन था और इस पर कल बाजार खुलने के बाद हमने बात भी करी थी और यहाँ पर ये एक्शन और ज़्यादा डेवलप होता हुआ हमारे एक्सपर्ट्स को नजर आता है। वही डिलीवरी की काउंटर पे 394 पहला टारगेट, उसके बाद 410 तक के टारगेट भी मानकर चल सकते हैं। एंड कैम्स एक्सचेंज एंसलरी से जुड़ा हुआ स्टॉक, जहां BSE लिमिटेड के बाद अब कैम्स भी एक स्टॉक है जो कि एक्सपर्ट्स के लगातार फोकस रेडार पर है। कुछ दिन पहले गौरांग शाह जब हमारे साथ जुड़े थे, फंडामेंटल टेक उन्होंने कैम्स पर दिया था, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, और अब शरण की तरफ से एक टेक्निकल आउटलुक भी आता हुआ। 4100 तक के टारगेट्स, 3977 पर क्लोजिंग इसने दिखाई, करीब 2.5% की तेजी कल थी। 3850 का स्टॉप लॉस लगाते हुए 4100 का टारगेट जरूर मानकर चलना चाहिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी आपने समझी, आज बाजार की रूपरेखा कैसी है आपने जानी, इसके साथ साथ स्टॉक स्पेसिफिक हमारे एक्सपर्ट के रेडार पर क्या है ये भी हमने जाना। लेकिन एक्सचेंजेस पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट आया है? कल बाजार बंद होने के बाद नतीजों का सीजन भले ही लास्ट लेग में हो, लेकिन काफी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। इनफैक्ट आज भी वायदा बाजार से जुड़ी कई कंपनियों के नतीजे आने वाले और कैश की एक लिस्ट तो है ही। लेकिन कल बाजार बंद होने के बाद कुछ तमाम नंबर्स आए और हर रोज की ही तरह वो नंबर का एक रिपोर्ट कार्ड भी हमने तैयार किया है, जिसमें आपको लगातार हम बता रहे हैं कि कौन से नतीजे अच्छे हैं, यानी कि स्ट्रांग रहे, कौन से मिक्स सेट ऑफ नंबर्स रहे और साथ ही कमजोर नतीजे कौन से रहे।
रहे, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो आपके सामने हो और आपको पता हो कि नतीजे कैसे आए। लेकिन नतीजों को डीप डाइव कर एनालिसिस भी कर लेते हैं हम, और चलिए शरद से एक बार जान लेते हैं एक्सचेंजेस पर जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स कल के सत्र के कैसे रहे। शरद, ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि अब नतीजों का सीजन ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पर है, लेकिन नंबर्स अब भी आ रहे हैं ढेर जी सारे। बिल्कुल आ रहे हैं, और ऑफ कोर्स स्मॉल कैप के नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, और फार्मा स्पेस बहुत अच्छा सरप्राइज किया है। कल भी हमने देखा अच्छे नंबर आए थे ग्लेनमार्क फार्मा के, और आज देखिए औरोबिंदो फार्मा के नतीजे अनुमान से बेहतर। ऑल सेगमेंट्स जो आप कहिए रेवेन्यू, प्रॉफिट, एबिडा, मार्जिन सबको बीट किया है। तो औरोबिंदो फार्मा के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, खास करके जो यूएस मार्केट से वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। शिल्पा मेडिकेयर में थोड़े एक्सेप्शनल लॉसेस का इम्पैक्ट आया, तो इसलिए आपको जो है प्रॉफिट स्क्रीन पे थोड़ी सी इम्पैक्टेड देखने मिली है, बट लार्जली मिक्स सेट ऑफ नंबर्स हैं। स्नाइडर इलेक्ट्रिक के लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हैं, और कंपनी ने ऑफकोर्स एक एक्सपेंशन प्लान्स भी अनाउंस किया है बड़ौदा और कोलकाता के रीजन्स में। और महाराष्ट्र सीमलेस यहाँ पे वीकनेस पिछले 2 से 3 क्वार्टर में देख रही है, और इस क्वार्टर में भी जो है यही दिखा है। नेट प्रॉफिट ऊपर उठा है 11%। इसके अलावा एबिडा हालांकि इसमें गिरावट है, और मार्जिन में बड़ी मार पड़ी है, लगभग 400 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा। तो एक बार अर्निंग्स का स्कोर कार्ड दिखा देते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल जो है क्या अर्निंग्स इम्पैक्ट देखने मिले हैं। और ये जो अर्निंग्स है ये आपके स्क्रीन पे फ्लैश भी हो रहे हैं, देख लीजिए। ये है इंपॉर्टेंट 4 या 5 अर्निंग जिस पे नज़र रहेगी, और मिले जुले नतीजे में शिल्पा मेडिकेयर और जीआईसी आते हैं। तो ये स्टॉक्स हैं आज के लिए। चलिए, तो ये सारे नंबर्स पर रिएक्शन क्या आता है इस पर खास नजर रहेगी। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, डिफेंसिव का खेमा, और ये अपने आप में ही एक अलग सेक्टर, और सेक्टर में भी कई सारे सब सेक्टर्स है फार्मा के लिए। अगर आप देखेंगे जैसे कि हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक है, सीडीएमओ है, क्रैम्स हैं, ये सारे स्पेसेस फार्मा के अंदर सब सेक्टर्स के तौर पर, सबसेट्स के तौर पर उभर कर नजर आ रहे हैं। और ये सारे प्लेयर्स पर लेबोरेटरी से लेकर फार्मा और हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक से लेकर क्रैम्स तक नजर होनी चाहिए। फार्मा इंडेक्स अपॉर्चुनिटी भी देता है, और साथ साथ फार्मा स्पेसिफिक छोटी मझोली कंपनियां, लार्जर प्लेयर्स भी है जो लगातार हमारे एक्सपर्ट के रेडार पर भी है, और नतीजों के दम पर भी अगर आप देखें तो एक्शन नजर आ रहा है। हालांकि आज के सत्र में वायदा बाजार की कुछ कंपनियां, इन्फो एज, एलआईसी, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, इन तमाम के नंबर्स का इंतजार रहेगा। इन नंबर्स से ठीक पहले इन स्टॉक्स की चाल और नंबर्स के साथ साथ भी स्टॉक्स का एनालिसिस हम करते रहेंगे। वहीं आईटीआई, आरसीएफ, भारत डायनेमिक्स जैसी कंपनियों के नतीजे भी आज आने वाले हैं, जिस पर नजर रखी जाएगी। शरण, एक तो फार्मा स्पेस पर कल आपका नजरिया था, और आप नतीजों के लिहाज से अगर देखें तो शरद बता भी रहे हैं कि फार्मा स्पेस से जुड़ी जो चुनिंदा कंपनियों के नंबर्स आ रहे हैं, औरोबिंदो फार्मा ही देख लीजिए, रेवेन्यू के फ्रंट पर करीब 11% का इजाफा दिखा। मुनाफे में हालांकि हल्की सी कमजोरी जरूर हाथ लगी, और मार्जिन जो है इंटैक्ट रहे 21-22% के आसपास। फार्मा स्पेस, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरीज में आपने जो कल बताए थे, उसके अलावा कोई पर्टिकुलर सेगमेंट जिस पर नजर रखनी चाहिए? जैसे मैंने कल बताया था, मैंने मैम आपको सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉक बताए हैं, और अगर आपको चाहिए आप कल के ही स्टॉक्स आज भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उन्होंने प्राइस एक्शन इंप्रूव हुआ है, ना ही के घटा है। तो एक बार अगर आपको चाहिए, आप सेम स्टॉक्स में, अगर जिन्होंने कल नहीं निवेश किया तो आज निवेश भी कर सकते हैं। सेम टारगेट और स्टॉप लॉस रहेंगे, आपको दूसरे स्टॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। और बेस्ट स्टॉक्स वही होते हैं जिसमें आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इस हिसाब से मैं बोलूंगा आप डॉक्टर रेड्डी और थायरोकेयर में एक बार वापस निवेश कर सकते हैं जिन्होंने कल निवेश नहीं किया है। ठीक है, थायरोकेयर, डॉक्टर रेड्डीज पर शरण का भरोसा है। शरण, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक और मेहमान को जोड़ लेते हैं, सोनम श्रीवास्तव आपको फंडामेंटली गाइड करेंगी शेयरों को लेकर, और अपने बेहतरीन कुछ शेयर भी बताएंगी। सोनम जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काम कीजिए, जरा इंटरग्लोब एविएशन पर व्यू दीजिए। ब्लॉक डील के साइज की बढ़ने की खबर आ रही है, $130 करोड़ की ब्लॉक डील का साइज हो गया है, और निश्चित तौर पर आज गिरावट हम देखेंगे शेयर में इंटरग्लोब के। ये ब्लॉक डील हो रही है। आप जरा ये बताइए कि क्या मौका होगा अगर थोड़ा नीचे मिलता है इंटरग्लोब एविएशन का शेयर? तो देखिए, इंटरग्लोब एविएशन अपने सेक्टर का एक लीडर है, आई थिंक। पिछली बार लेकिन एयरलाइंस सेगमेंट में ये कंज्यूमर लिंक्ड सेगमेंट होता है, और पिछले रिजल्ट्स में हमने ईबिटा बेटर देखा था, लेकिन आउटलुक इतना अच्छा नहीं आया था। बट हाँ, अगर आप स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो इंडिगो का शेयर एक बहुत ही स्टेबल एलोकेशन होती है, और
आई थिंक मोमेंटम वाइज भी अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉन्ग टर्म एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जरूर आप अगर करेक्शन आता है तो वहां पे आप पिक कर सकते हैं स्टॉक को। ठीक है, पहली खबरें आई कि प्रमोटर राकेश गंगवाल 3.4% हिस्सा बेचेंगे और ब्लॉक डील का साइज था करीब 7,000 करोड़ रुपए के आसपास का, जो कि साइज हो गया है रुपए में अब बढ़ के करीब 11,000 करोड़ रुपए के आसपास का। फ्लोर प्राइस 5,175 रुपए है। तो निश्चित तौर पर उतना तो आप मान ही लीजिए कि अगर थोड़ी डिस्काउंट पर अगर डील हो रही है तो फिर शेयर थोड़ा करेक्ट होता है, तो आपके लिए एक मौका बनेगा। इस पर एक टेक्निकल व्यू भी आगे हम लेंगे। फिलहाल ये खबर आपकी स्क्रीन पर चल रही है, लेकिन और क्या खबरें हैं जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए और शेयरों में आज उसका हम रिएक्शन देखेंगे, ये शरद से समझते हैं। शरद बताइए, आज और कहां पर नजर रहने वाली है, खबरें कौन सी हैं? अभिषेक, आपने सही पकड़ा, ब्लॉक डील्स पे नज़र रहेगी। थोड़ी देर पहले आपने और सोनम ने डिस्कस भी किया था इंटरग्लोब एविएशन का ब्लॉक डील, लेकिन एक और कंपनी है जिस पे नज़र रहेगी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। यहाँ पे जो ब्लॉक डील है जहाँ पे प्रमोटर लगभग 6% की स्टेक की बिकवाली करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपए का ये डील है। फ्लो प्राइस 740 रुपये प्रति शेयर पे, 3 से 4% डिस्काउंट पे। तो स्टॉक के लिए नेगेटिव रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है टूवर्ड्स द पीक ऑफ द साइकिल आप कह सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ी जो है सेलिंग आ रही है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के भी बात करें तो यहाँ पे जो है महाराष्ट्र परिवहन मंत्री ने जो है टेंडर ऑर्डर को रद्द किया है। उन्होंने उनका नाम नहीं दिया, पर ट्वीट में उन्होंने एग्जैक्ट नंबर ऑफ बस ऑर्डर्स कहा है। तो सेंटिमेंटली नेगेटिव है, पूरी तरह ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, बट उन्होंने जो है विस्तार से ट्वीट में कहा था। महाराष्ट्र स्टेट डेवलपमेंट के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो। सो इलेक्ट्रा ग्रीनटेक के लिए नेगेटिव है। इंटरग्लोब एविएशन के लिए ऑफकोर्स जो ब्लॉक डील है उसका साइज़ अब बढ़ा दिया गया है और $500 मिलियन से ज़्यादा का जो है एक्सटेंशन किया गया। यहीं पे प्रमोटर ही जो है सेलिंग करने वाले हैं। एफएनओ में शामिल वाले स्टॉक से उनको एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। ये 4 कंपनीज हैं जिन पे हमारी नज़र होगी 27 जून से। ये आ रहे हैं 361 वेल्थ एसेट मैनेजमेंट, एम्बर एंटरप्राइजेज शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा केफिनटेक और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट भी। बीएससी के लिए ऑफकोर्स सही नेगेटिव डेवलपमेंट है। यहाँ पे एक्सपायरी को लेकर सेबी का एक्सचेंज का निर्देश भी आ गया है, खास करके जो एक्सपायरी डेज हैं उसको लेके। और एनएससी ने भी इंटरेस्टिंगली रिक्वेस्ट किया है कि ट्यूसडे उनका एक्सपायरी डे रहे। एनएचपीसी के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ले, उनकी सब्सिडरी जो है लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यूनिट जो है वो शुरू हो गई है, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। और मदरसन सुमी वायरिंग की बात करें तो 29 में माफ़ करिएगा, यहाँ पे बोनस इशू शेयर देने का बैठक होने वाला है। और अभिषेक, लास्ट में एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हमने थोड़ी देर पहले आरबीआई के एक्शंस को डिस्कस किया था, और आरबीआई की जो लिक्विडिटी है, रिपोर्ट्स आ रही है कि आरबीआई लिक्विडिटी इंजेक्ट कर सकता है इकोसिस्टम में। आज बैंकिंग स्टॉक्स को ज़रूर नज़र रखिएगा, यहाँ पे फ्लोज आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिक्विडिटी इंजेक्ट कर सकता है, ऐसी खबरें हैं और नज़र रहनी चाहिए आपकी बैंकिंग स्टॉक्स पर। लेकिन पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए तो फिर डबल ट्रिगर हो गया ये, एक तो ब्लॉक डील का ट्रिगर और दूसरा एफएनओ में शामिल होने की खबर आ रही है इस शेयर की, तो ये फोकस में रहने वाला है। चलिए इन शेयरों पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। 2 और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ किरण जानी जुड़ गए हैं और रचना वैद्य हमारे साथ हैं। किरण जी और रचना जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। रचना जी, आपके शेयरों से शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद जो खबरों वाले शेयर उस पर आपकी राय लेंगे। आज बताइए, आपकी अपनी स्टडी क्या है और आप कहां पर बुलिश हैं? के लिए और के लिए उसमें एक नाम है अदानी पोर्टफोलियोस, एंड यहाँ पे हम 670 के आसपास फ्यूचर्स पे खड़े हुए हैं और हम इसमें फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो चार्ट सेटअप। रचना जी, आपको 1 मिनट के लिए रुकना चाहेंगे, आपको थोड़ा रुकना चाहेंगे क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी सही नहीं आ रही है, कुछ ऑडियो में ग्लिचेस हैं, उसको फिक्स करते हैं, फिर से आपको मैम जोड़ते हैं, आपकी अच्छी आवाज को फिर से सुनेंगे। लेकिन किरण जी से उनके पिक्स ले लेते हैं। किरण जी, आप बताइए, आपकी बाइंग लिस्ट में, शॉपिंग लिस्ट में आज के लिए क्या है, कहां पर आप बुलिश हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह से मार्केट हम देख रहे हैं और बारिश का भी मौसम जिस तरह से स्टार्ट हुआ है, एफएमसीजी स्टॉक के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो एफएमसीजी में हमारा पिक रहेगा बाई की तरफ ब्रिटानिया। ब्रिटानिया का डेली चार्ट देखोगे तो क्लियर कट डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट 5400 के आसपास आ चुका है। अब आप देख रहे हैं कि लगातार स्टॉक ऊपर में 5600 जाता है, वहां से करेक्ट होकर वापस 5500 के आसपास आता है। कल के सत्र में हमने देखा था कि ओवरऑल एफएमसीजी में अच्छा खासा मूवमेंट था। तो ब्रिटानिया हमारा पहला
मेरा प्रिफर्ड पिक रहेगा, नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी आप ब्रिटानिया के ऊपर लॉन्ग करके जा सकते हो। हमारा 1-2 दिन के नजरिए के हिसाब से 5600 का टारगेट रहेगा, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 5480 का मेंटेन करना है। तो 5480 के स्टॉप लॉस से ब्रिटानिया वाइड 5600 प्लस के टारगेट आ सकते हैं। दूसरा जो रहेगा वो अगेन एक कॉन्टेरियन बाई है आईटी के अंदर से, naukri.com, इन्फोएज का भी अगर आप चार्ट देखोगे तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक 100 डेज एंड 200 डेज की मूविंग एवरेज के क्लस्टर के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर में थोड़ा सा नेगेटिवनेस दिख रहा है, लेकिन रिसेंटली जो प्राइस करेक्शन आया उसमें वॉल्यूम्स नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि यहाँ से हम एक अच्छा खासा रिबाउंड देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी पोजिशनल एज वेल एज 1-2 दिन के नजरिए से हम लॉन्ग करके जाएंगे। 1530 तक के टारगेट रहेंगे हमारे नौकरी के लिए और naukri.com के लिए, और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1440 का मेंटेन करना है। तो 1440 के टारगेट स्टॉप लॉस के साथ, सॉरी, 1520 के टारगेट के लिए naukri.com भाई। 1520 1530 के टारगेट होंगे इन्फोएज यानी कि naukri.com के लिए। कल भी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर ये शेयर था और इसमें बाई कॉल इनिशिएट हो रही थी। दूसरा, कंजम्पशन वाला फ्लेवर एक्टिव रहेगा, उसमें आपको ना अब स्टॉक पिकिंग थोड़ी सावधानी से इसलिए करनी है क्योंकि शेयर चले हुए हैं, तो रिस्क रिवार्ड कहां पर अच्छा ये अपने एक्सपर्ट से हम चेक करा लेंगे आपके लिए। उसमें ब्रिटानिया सही बैठता है और ब्रिटानिया के लिए जो टारगेट होगा वो होगा 5600 रुपए का, स्टॉप लॉस 5480 का। तो दो तेजी के शेयर किरण जी की तरफ से। रचना जी, आप कहां पर बुलिश हैं? आप जरा अपने शेयर में हम रिपीट कर दीजिए, पिछली बार आपकी आवाज थोड़ी सही आई नहीं थी। अच्छा, रचना जी है नहीं, रचना जी को फिर से जोड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि उन्हें क्या पसंद है। बहरहाल शरण, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये इंटरग्लोब एविएशन जो ब्लॉक डील आज होने वाली है, राकेश गंगवाल अपनी स्टेक सेल कर रहे हैं कंपनी में और 5% के आसपास की इक्विटी वो बेच रहे हैं ब्लॉक डील में। 5%, ऑलमोस्ट 5% का डिस्काउंट भी है, 5170 रुपए के आसपास के प्राइसेस आ रहे हैं। अब शेयर चला हुआ है, कल हालांकि हमने थोड़ा प्रेशर देखा और प्रेशर की वजह यह भी रही होगी कि अब मॉनसून पिकअप कर गया, थोड़ी ट्रैवल एक्टिविटीज थोड़ी थमती हैं। वैसे आप जरा टेक्निकल सेटअप चेक करके बताइए कि करना क्या है इसमें। फंडामेंटल भी बता देता हूँ। जो बॉर्डर इश्यूज के चलते हुए इनके काफी फ्लाइट्स कैंसिल हुए थे और समर मंथ इनका हाई मंथ कहा जाता है, तो वो कैंसिलेशन के चलते हुए इनका एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट मंथ्स में भी आपको थोड़ी सेल में गिरावट दिखेगी और थोड़े प्रॉफिट भी कम आते हुए दिखेंगे। और वो फॉलोड है बाय अ लो सीजनली वीक क्वार्टर, जो बारिश का महीना होता है जैसे आपने बोला है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इंडिगो के 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स, आने वाले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होने वाले। और टेक्निकली भी स्टॉक एक 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, जो आज ब्रेक हो जाएगा मेरे हिसाब से 5000 के आसपास के लेवल्स है। और फंडामेंटल आप देखेंगे तो स्टॉक में आप एक गिरावट देख सकते हैं 4900 के लेवल्स पर। करेक्शन आ सकता है 4900 के लेवल्स पे, जो इंटरग्लोब एविएशन पे नज़र रखिएगा। लेकिन सीमेंट स्पेस पे ऑफ कोर्स बहुत डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले अभिषेक ने भी बताया था कि मॉनसून की जो प्री अराइवल के कारण जो इंफ्रा एक्टिविटीज़ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है आपको सीमेंट स्पेस में मिलता है। थोड़े दिन पहले ही 1-2 महीना हुआ था कि सीमेंट कंपनी का प्राइसिंग पावर आ रहा था, तो ऑफकोर्स यहाँ पे प्राइसिंग पावर रिवर्स हो सकता है या प्राइस कट्स भी देखने मिल सकते हैं। और सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ी सेलिंग आ रही है और टुवर्ड्स द मंथ एंड शायद नए शॉर्ट्स भी बन सकते हैं। सोनम, यहाँ पे सीमेंट एज अ पैक अभी क्या इंटरेस्ट या अट्रैक्शन जो है अब थोड़ा कम हो गया है? अभी तो बहुत प्री अराइवल आ गया मॉनसून का, तो बहुत जो है नंबर्स चेंज हुए हैं, सेलिंग भी आई इन काउंटर्स में, तो सीमेंट पे आपकी क्या राय रहेगी सोनम? देखिए, सीमेंट के पैक में हमने आई थिंक पिछले अर्निंग सीजन में काफ़ी अच्छे नंबर्स देखे थे, राइट? आप सीमेंट स्टॉक्स में देखें तो इस सेगमेंट ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया था। और आई थिंक जैसे आपने बोला मॉनसून अर्ली अराइवल है तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ सकता है सीमेंट स्टॉक पे, लेकिन उसके साथ के साथ आई थिंक जो थोड़ी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी पिकअप हो रही है और कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़ा स्ट्रांग हो रहा है, उससे आई थिंक सीमेंट को एक थोड़ा यहाँ से फायदा हो सकता है। तो सीमेंट स्टॉक में आई थिंक अभी आप अल्ट्रा सीमेंट का स्टॉक है जो जिसने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ टाइम पे, और उसके साथ के साथ आई थिंक अभी रीसेंट अर्निंग्स में भी हमने देखा था आईटीडी सीमेंट, और ये काफ़ी अच्छी यहाँ पे रिजल्ट्स आए थे। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे अभी भी मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव अटेंशन बने रहना चाहिए।
कंट्रा व्यू पॉजिटिव जो है बनना चाहिए व्यू सीमेंट स्पेस पे अल्ट्राटेक सीमेंट पे जो है सोनम की राय है। लेकिन रचना मैम गुड मॉर्निंग, शरद यहाँ पे हैं। रचना मैम अपने कॉल्स बताएं। जी गुड मॉर्निंग, सॉरी अबाउट द ट्रबल। मेरी कॉल्स जो है उसमें एक ATGL है जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे मेरे हिसाब से चार्ट में सेटअप काफी बढ़िया बना हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग अपस्विंग की प्रोबेबिलिटी है। फ्यूचर्स में हम 671 के करीब बैठे हुए हैं और यहाँ पे हम अगर 660 को होल्ड कर जाएंगे ऑन द डाउन साइड तो देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि हम 684 एंड इवन 690 को टच कर सकते हैं इन अ डे और टू। तो 684 एंड 90 का टारगेट एंड 660 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो मेरा काउंटर रहेगा मेरी तरफ से दैट विल बी बजाज ऑटो। यहाँ पे भी चार्ट सेटअप इज लुकिंग रियली गुड और हम 8955 के करीब बैठे हुए हैं यहाँ पे एंड देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि हम इसमें 9050 एंड 9100 को टच करेंगे इन अ डे और टू। तो 8900 के स्टॉप लॉस के साथ इसके फ्यूचर्स को भी लॉन्ग किया जा सकता है। कॉल्स रचना मैम से। लेकिन चलिए अब थोड़े ब्रोकरेज में रडार में क्या स्टॉक्स है उस पर नज़र डालते हैं। रविंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र बताएं ब्रोकरेजेस में आपकी क्या नज़र है। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिनोलेक्स इंडस्ट्री से, जहाँ पे नोवामा ने नोट निकाली फिनोलेक्स इंडस्ट्री पर और उन्होंने मेंटेन रखा है रेड्यूस रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है इसमें 179 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि फिनोलेक्स इंडस्ट्री ने जो अपने Q4 के रिजल्ट जो अनाउंस किए हैं वो मिक्स रहे हैं और कंपनी का जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें जो है सबड्यूड डिमांड के चलते उसमें इफेक्ट देखने को मिला है। इसी के साथ साथ उन्होंने FY26 और 27 का EPS जो है वो रेस किया 14 से 11% पर। अगला जो है ABFRL, जहाँ पर नोवामा ने जो है डाउनग्रेड किया स्टॉक को होल्ड पर और जो उन्होंने पहले बाय रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस जो 84 का रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि नए सेगमेंट जो है उसमें जो है कंटिन्यूस उसमें जो है सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो कोर पोर्टफोलियो है कंपनी का उसमें अभी भी जो है कहीं ना कहीं जो है डिक्लाइन देखने को जो है इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगला जो अशोका बिल्डकॉइन, जहाँ पर एंटिक ने मेंटेन रखा है होल्ड रेटिंग और उन्होंने टारगेट प्राइस जो है कट किया 244 पर, जो उन्होंने पहले 254 का रखा था, जहाँ पे उनका कहना है कि अशोका बिल्डकॉइन का जो Q4 का परफॉर्मेंस था वो वीक रहा है और उनका कहना है कि जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी का उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो लेकिन अभी जो काफ़ी प्रोजेक्ट है कंपनी के वो अर्ली स्टेजेस पे है, जिसके चलते रेवेन्यू पिकअप में जो है अभी टाइम लग सकता है। इसी के साथ साथ नोवामा ने जो है मेंटेन रखा है रेड्यूस रेटिंग अशोका बिल्डकॉइन पर और टारगेट प्राइस जो उन्होंने 213 से घटाकर 203 पर रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि कंपनी का जो एग्जीक्यूशन है वो स्लो है और वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है इसमें भी जो है स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। आखिर में बात करेंगे वरुण बेवरेजेस पर, जहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने जो है इनिशिएट किया है कवरेज वरुण बेवरेजेस पर और उन्होंने जो है बाय रेटिंग के साथ ये कवरेज इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस जो है 600 का रखा है, जहाँ पे उनका कहना है कि गुड एग्जीक्यूशन और मल्टीपल गुड ड्राइवर्स के चलते वरुण बेवरेजेस जो है उसमें जो है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल सकती है आगे चल के। और वरुण बेवरेजेस जो है वो कंटिन्यूसली जो है मार्केट गेन कर रहे हैं मार्केट शेयर, स्पेशली इन फास्ट ग्रोइंग कैटेगरीज जैसे कि एनर्जी और हाइड्रेशन ड्रिंक। उनका कहना है कि जो अर्निंग्स है वो फास्टर ग्रो हो सकती देन इंडस्ट्री, जिसके चलते वरुण बेवरेजेस भी जो है आज फोकस में रह सकता है। रेज कॉल आपने बताया, लेकिन चलिए हमारी जो खास सेगमेंट है IPO को लेके, SME IPO हो या मेन बोर्ड हो, उस पर हम नज़र डालते हैं। और शरण, मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आप हमारे इन हाउस IPO एक्सपर्ट भी हैं और आपने राइटली पॉइंट आउट किया था 2 बड़े मेन बोर्ड IPOs। पहले दिन जो है ठंडा रिस्पॉन्स आया है 2 कंपनीज़ का। श्लॉस बैंगलोर सिर्फ 7% ही सब्सक्रिप्शन आया है और एजिस वोबैक की बात करें तो यहाँ पे भी 27% का ही सब्सक्रिप्शन पहले दिन मिला है। शरण, यहाँ पे आपने दोनों के ही अवॉइड कॉल्स दिए थे जहाँ तक हमारी कल डिस्कशन हुई थी। शरण, या तो क्लियर है शरद, एक तो वैल्यूएशन एजिस का रिटेल फ्रेंडली है ही नहीं और सेकंड लीला में कोई आगे चल के 5 साल तक कोई डिसेंट ग्रोथ नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है ये आपको ज्यादा चेंजेस आने वाले सब्सक्रिप्शन में आने वाले 2 दिन में। मोरलेस अगर सब्सक्राइब भी हुआ तो मुझे लग रहा है लिस्टिंग गेन्स की तो पॉसिबिलिटी नेक्स्ट टू निल लग रही है। और शरद, मैं एक और बात आपको बताने चाहता हूँ। मैं SME IPO के एंकर लिस्ट चेक कर रहा था तो वहाँ पे एक अचरज की बात थी। निकिता पेपर की जब मैंने एंकर लिस्ट देखी, वो एंकर लिस्ट भी पूरी सब्सक्राइब नहीं हुई है, करीबन खाली 46% सब्सक्राइब हुए हैं। वहाँ पे भी हमारा अवॉइड रिकमेंडेशन ही था। जब एंकर लिस्ट ही नहीं सब्सक्राइब हो रही है तो आगे मुझे तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है उस
कंपनी के लिए आईपीओ प्रोसीज रेज करने के लिए। इम्पॉर्टेंट कंसर्न था शरण, आपने जो एड्रेस किया था एसएमई आईपीओ लेके, खास करके निकिता पेपर्स पे। इनके मर्चेंट बैंकर्स है फास्ट ट्रैक, फिनसेक, और हमने जो है आंकड़े देखे पब्लिक अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पर, आपका एकदम सही सटीक राय था कि अवॉइड कॉल था। यहाँ पे देखिए एंकर इन्वेस्टर सिर्फ 47% 46% ही बढ़ा है। तब यहाँ पे ऑफकोर्स सब्सक्रिप्शन कैसे होगा या क्या इशू जाएगा, इस पर तो सवाल ज़रूर उठेंगे। लेकिन चलिए, हमारी मुहिम स्वदेश की आईपीओ की यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, और हम जो है आप कहते हैं हम बहुत ग्रेटफुल है हमारे व्यूअर्स को और इवन रेगुलेटरी एजेंसीज़ को जो हमें उत्साह कर रहे हैं ऐसी जो है मुहिम को कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन आईपीओ में जो है बहुत अच्छी कवरेज भी जो है हम जारी रखेंगे। लेकिन चलिए अब बाज़ार पे भी थोड़ा नज़र डाल देते हैं। ऑफ कोर्स सीमेंट पैक की तो बात हुई है, लेकिन ऑटो पैक की भी बात कर लेते हैं। किरण, ऑटो स्पेस में जो है ऑफकोर्स थोड़ी देर में नंबर्स आने वाले हैं, खास करके कुछ प्री ऑर्डर्स भी होते हैं मॉनसून सीजन के। तो अगर ये ट्रैक्टर स्पेस में या आपको जो है ओवरऑल फार्म इक्विपमेंट स्पेस में कोई अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं जहाँ पे कुछ मोमेंटम आ सकता है या लॉन्ग बिल्डअप आ सकता है, किरण? ऑटो स्पेस के अंदर अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने देखा कि अभी तक कोई भी फेस्टिवल नहीं था तो ऑटो के नंबर्स इतने अच्छे नहीं थे, बट नाउ वी कैन सी के अगस्त महीने से वापस हम फेस्टिवल सीजन देखे तो अभी 2 महीने और है, जून जुलाई, तो चांसेस आर वेरी लेस कि कोई ऑटो नंबर इतने अच्छे हैं। लेकिन इसी टाइम पे हम देख रहे हैं कि प्राइजेस में अच्छे खासे करेक्शंस आ चुके हैं, तो एक फंडामेंटल टेलविंड्स है। लेकिन टेक्निकली आप देखोगे तो पिछले 15 दिन से हीरो मोटर कॉर्प हो या टीवीएस मोटर हो या बजाज ऑटो हो, नीचे के लेवल से काफी अच्छे रिकवर हुए हैं। सो हीरो मोटर कॉर्प में हमने कहीं ना कहीं 3500 के आसपास डिस्कशन किया था, 4400 तक की एक रैली आ चुकी है। करंट मार्केट प्राइस पे आप देखोगे तो बजाज ऑटो लुक्स प्रॉमिसिंग हीरो के कंपेयर में। नो डाउट यहाँ पे हमने देखा है कि लास्ट 3-4 दिन में एक शार्प मूव आ चुका है, डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है 8400 के आसपास। अब 8400 से स्टॉक 9000 तक की रैली दे चुका है, तो क्या करंट मार्केट प्राइस से बाय करना चाहिए? मेरे हिसाब से डेफिनेटली करना चाहिए। 92-9400 तक का लेवल्स हम देख सकते हैं, जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है वहां तक ये रैली रिट्रेस हो सकती है। तो कोई भी डिप आता है 88-8900 के बीच में लॉन्ग कीजिए, 8700 के नीचे का स्टॉप लॉस, और ऊपर में 9300 के टारगेट्स हम बजाज ऑटो में देख सकते हैं। दूसरा टीवीएस मोटर बीइंग आउट परफॉर्मर, हम देख रहे हैं कि पिछले कई टाइम से एक साइडवेज रैली के अंदर है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से अब कलेक्टिव रैली हमें लग रहा है कि ऑटो सेक्टर के अंदर आनी चाहिए, तो इसमें टीवीएस मोटर भी मेरे हिसाब से हमारे रडार पे रहना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं, 2750 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एंड देयर आर चांसेस कि हम ऊपर में 2850 2870 तक की रैली देख सकते हैं। तो टीवीएस मोटर एंड हीरो मोटर को बजाज ऑटो हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे। लेवल्स जो है देखिएगा खास करके टीवीएस मोटर्स को। लेकिन चलिए लेते एक छोटा सा ब्रेक के आगे जो है मार्केट की ओपनिंग रहेगी और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे और क्या कॉल्स रहेंगे गेस्ट के। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स किरण जानी, रचना वैद और सोनम श्रीवास्तव भी है। और इस वक्त गिफ्ट निफ्टी की तरफ से अगर आप देखेंगे सुस्ती के संकेत फिलहाल भारतीय बाजार के लिए, और ऐसे में रुपए की शुरुआत भी कमजोरी के साथ 6 पैसे की कमजोरी पर रुपया इस वक्त खुलता हुआ 85 रुपये और 9 पैसे के मुकाबले 85 रुपये और 15 पैसे पर रुपया, यानी डॉलर के मुकाबले अगर देखेंगे रुपए में आज कमजोरी के साथ 6 पैसे की कमजोरी के साथ शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। प्री ओपन लेवल्स आपकी स्क्रीन पर फिलहाल, इन लेवल्स को और ज्यादा सेटल होने देते हैं, लेकिन 24,500 के लेवल्स के इर्द गिर्द इस वक्त आप देखेंगे निफ्टी, और शुरुआत गिफ्ट निफ्टी के इम्प्लाइड ओपन की तरफ से भी सुस्ती के ही नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी और साथ ही सेंसेक्स पर भी नजर 82,000 के लेवल्स के आसपास करीब 162 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स में। तो शुरुआत हो सकता है कि हल्की फुल्की आज होती दिखे, इवेंचुअली बाजार संभलता है या नहीं इस पर खास तौर से नजर होगी। लेकिन इस बीच कई सारे प्रोसीजर्स, कई सारे प्रोटोकॉल्स और कई सारी डिसिप्लिन है जो कि एक्सचेंजेस की तरफ से लगातार आ रही है, जो हम आपके सामने भी रख रहे हैं। सेंसेक्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की आज एक्सपायरी भी है, मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी का ही हफ्ता है और आज सेंसेक्स के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते दिखेंगे। इसमें एफएनओ एक्सपायरी को लेकर सेबी ने फ्रेमवर्क भी जारी किया है, और इसी कड़ी में जुलाई सीरीज से कुछ नए एंट्रेंट्स हैं जो कि बाजार में एंट्री करते हुए, एफएनओ में एंट्री करते हुए नजर आएंगे। किरण जी गुड मॉर्निंग, रचना जी गुड मॉर्निंग, सोनम हमारे साथ है ही। सोनम गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। एम्बर एंटरप्राइजेस, केफिन टेक्नोलॉजीज, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और 361 ये कुछ स्टॉक्स हैं। रचना जी आपसे राय लेना चाहेंगे, जुलाई सीरीज से एफएनओ में एंट्री होने वाली है, इन पर्टिकुलर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट को मैं पुल अप करना चाहती हूँ।
ये स्टॉक जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पिछले एक साल के रिटर्न्स अगर देखेंगे काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा चुका है। डाइवर्सिफाइड ईएमएस कैटेगरी से जुड़ा हुआ ये स्टॉक और कुछ ब्लॉक्स की भी संभावनाएं आज के सत्र के लिए हैं। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पर आपका टेक क्या होगा? जी, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए आई वुड से कि यहाँ पे फिलहाल जो चार्ट सेटअप है वो तो साइडवेज टू नेगेटिव बायस वाला है। प्राइस जो है वो एक रेंज बाउंड स्थिति में है काफी टाइम से, और उस रेंज का लोअर एंड ऑफ द रेंज 720 के आसपास आता है 720 और 15 के आसपास। लेकिन जब भी कोई भी काउंटर इस तरीके से एफएनओ सेगमेंट में एंटर होता है तो यूजुअली एक इमोशन चेंज आती है उसके साथ, और एक फ्लेवर ऑफ द सीजन बनने के बड़े हाई चांसेस रहते हैं काउंटर्स में। हमने पिछले साल ये चीज बहुत सारे काउंटर्स के साथ होते हुए देखी है, एंड वन सच प्रोबेबिलिटी वुड डेफिनेटली रिमेन ओवर हियर। ये काउंटर अभी 770 पे खड़ा है, अगर ये हमें 800 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे देन बी प्रिपेयर्ड फॉर अ स्विंग टुवर्ड्स 1000 आल्सो इन द कमिंग 3 to 6 months। 800 के ऊपर ये अपर एंड ऑफ द रेंज की तरफ जाने के लिए निकल पड़ेगा, तो और कोई ब्रेकआउट ना भी दे, अपर एंड ऑफ द रेंज तक भी जाए तो भी दैट वुड बी अ मूव टुवर्ड्स 1000, और एफएनओ में आ रहा है तो ये चीज की प्रोबेबिलिटी बनेगी। डाउन साइड में सपोर्ट के लिए 720 का नंबर रहेगा। तो चलिए ये एक राय इस पर बनती हुई, और एफएनओ में जो एंट्रेंस है ऑफ कोर्स ये एंट्री जो है वो जून से होती हुई यानी कि जुलाई सीरीज से ये एंट्रेंस जो है वो एफएनओ का हिस्सा बनेंगे, लेकिन इन पर नज़र ज़रूर रखनी होगी। और इस बीच कच्चे तेल की चाल पर भी नज़र होनी चाहिए। हम देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड करीब $65 के आसपास ट्रेड करता हुआ, नेचुरल गैस में 1.5% की कमजोरी है। बुलियन मार्केट अगर देखेंगे वहां पर भी ट्रंप ने जो यूरोपियन यूरोप की तरफ से टैरिफ डेडलाइन को एक्सटेंड किया है उसका इम्पैक्ट आता हुआ सेफ हेवन के तौर पर वहां पर चमक फीकी पड़ती हुई जरूर देखने को मिली है यूरोपियन यूनियन के टैरिफ डेडलाइन को एक्सटेंड करने की खबर से। लेकिन ये खबर ऑल इन ऑल यूएस मार्केट्स के लिए अच्छी साबित होती दिखेगी। फ्यूचर्स में अच्छा एक्शन कल था, हालांकि कल यूएस के मार्केट्स बंद थे। आज शाम को जब खुलेंगे तो इसका इम्पैक्ट जरूरी हो सकता है कि इस पर पॉजिटिवली आता दिखे। इस बीच कुछ और स्टॉक्स और मॉनसून का फ्लेवर जो कि काफी अच्छा नजर आ रहा है। और किरण जी गुड मॉर्निंग। मुंबई मॉनसून और साथ ही मार्केट, अब जहां मॉनसून ने सारे रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है तो फिर मॉनसून रिलेटेड स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए। इक्विटी मार्केट में फर्टिलाइजर, एग्री, ट्रैक्टर सारे स्टॉक्स हैं। जी यस डेफिनेटली मॉनसून सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है और उसी के कारण आज हम भी लेट हो गए शो पे आने से। अगर पर्टिकुलरली बात करें तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तो ऑलरेडी मूव आ चुका है, लेकिन पीएसयू फर्टिलाइजर काफी अच्छे लग रहे हैं। हमारे दो प्रिफर्ड सेक्टर है, एक तो आपने जो ट्रैक्टर का बताया तो उसमें एक्सपोर्ट कुबोटा लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। ओवरऑल ऑटो में हमने ऑलरेडी दो स्टॉक डिस्कस किए हैं, लेकिन मॉनसून फेवरेट में एक्सपोर्ट कुबोटा आप ध्यान रख सकते हैं। 3500 के आसपास की क्लोजिंग है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, 200 दिन की मूविंग एवरेज पे भी ये काउंटर सस्टेन है, तो 3500 के आसपास एस्कॉर्ट कुबोटा आप लॉन्ग कर सकते हो। जो एक ओवरऑल स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 3450 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है 37-3800 के आसपास एस्कॉर्ट कुबोटा आ सकता है। और दूसरे एफएमसीजी के अंदर ऑलरेडी हमने ब्रिटानिया डिस्कस किया है हमारे मॉर्निंग कॉल्स के अंदर, तो एफएमसीजी में भी आप ब्रिटानिया हो गया, नेस्ले हो गया, इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं कंसिडरिंग द मॉनसून। ठीक है, ब्रिटानिया के साथ साथ एस्कॉर्ट्स कुबोटा हो गया, 3450 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, और 3738 रुपए तक की जा सकता है। मॉनसून का प्ले है, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है एस्कॉर्ट्स कुबोटा। एक और शेयर पर जरा राय लेते हैं। रचना जी आप जरा पेटीएम चेक कीजिए। पेटीएम के शेयर में कल हमने दूसरे सत्र में तेजी देखी, और कल एक जीएसटी पेमेंट को लेकर एक राहत की खबर आई थी पेटीएम के लिए। 870 के आसपास के प्राइसेस हैं। आपको लगता है कि तेजी अभी जारी रहेगी और आज तेजी की हैट्रिक लगेगी? टारगेट्स क्या होंगे आपकी तरफ से? जी, पेटीएम में चार्ट सेटअप है तो बहुत पॉजिटिव, एंड यहाँ पे 870 के करीब हम मे फ्यूचर्स में बैठे हुए हैं। जब तक हम 850 के ऊपर रहते हैं तब तक ये पॉजिटिविटी कंटिन्यू रहनी चाहिए। एंड अपर साइड पे हमारा यहाँ पे विद इन अ वीक और 2 टारगेट्स हो सकता है 920 से लेके 950 तक। ठीक है, पेटीएम को लेकर ये व्यू। पेटीएम अगर हम डिस्कस करें तो ये काम करते हैं। अब ये न्यू एज वाली जो कंपनीज हैं उनमें इटर्नल में कल हमने भारी गिरावट देखी है, 4-4.5% के आसपास की खबर ये आई कि एमएससीआई और फुटसी अपना वेटेज घटा रहे हैं शेयर में, और $870 मिलियन का इसमें से आउटफ्लो होगा इटर्नल के शेयर से। सोनम एक बार जरा आप बताइए, इटर्नल अगर किसी को मान लीजिए निवेश के नजरिए से खरीदना हो तो आपके हिसाब से बाइंग जोन क्या होनी चाहिए?
अब 245 से मोटा मोटी 225 ये रेंज रही है पिछले, अगर हम कुछ दिनों में देखें शेयर को तो। देखिए इटर्नल का शेयर यहाँ पे अपने अपने हाई से काफी ज्यादा नीचे पॉइंट पे है। और आई थिंक यहाँ पे जैसे आपने बोला थोड़ा स्टॉक अंडर प्रेशर है। बाइंग रेंज यहाँ पे अगर आपको इटर्नल का शेयर 220 तक की रेंज में मिल रहा है तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने की। और यूजुअली हम देखते हैं कि इटर्नल में आपको रिजल्ट के अराउंड अच्छा एक्शन मिलता है। इस बार इतना अच्छा एक्शन नहीं मिला बट यूजुअली रिजल्ट के अराउंड यहाँ पे एक अच्छा एक्शन आता है। तो अगले सीजन के लिए आप जरूर यहाँ पे 220 के लेवल तक बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, 220 के आसपास, ये बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं। अगर आपका निवेश का नजरिया है तो ठीक है, आप एकोमुलेट कर सकते हैं। इटर्नल 6 महीने में 20% डाउन ये शेयर, कल 226 पर इसकी क्लोजिंग हुई है। एक और दिग्गज एक्सपोर्ट को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल ओसवाल से चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। और आपको मॉनसून मुबारक चंदन जी। बड़ी अच्छी बारिश हो रही है, मैंने सुना मुंबई में। होप कि आप एंजॉय भी कर रहे होंगे। जरा बारिश का अपडेट भी दीजिए और अपने शेयर का अपडेट दीजिए कि आज आप क्या खरीदने वाले हैं। जी, सुप्रभात, शुक्रिया, धन्यवाद। बिल्कुल, मौसम काफी खुशनुमा है और जो मानसून पहले आया है, जो रेनफॉल हो रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर दे रहा है इंडियन मार्केट को भी। और इवन मुंबई में तो काफी ज्यादा बारिश हुई थी, रेड अलर्ट भी कल था। बट आई थिंक जो भी हो, जैसा भी हो, बट वेदर इज क्वाइट प्लीजेंट एंड आई थिंक मार्केट में ये मोमेंटम रहे। एक्सपायरी है, उसके चलते थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है क्योंकि 25,000 के कॉल राइटर्स और पुट राइटर दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। बट जिस हिसाब से सेटअप है, ऐसा लग रहा है कि 24,800 24,850 का हायर बेस बनना चाहिए। और पिछले जो 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन के बाद में हायर बेस बनना है, वो मौसम को खुशनुमा करते हुए कहीं ना कहीं 25,200 25,300 की तरफ मोमेंटम को जारी रख सकता है। 300 की तरफ मोमेंटम जारी रख सकता है निफ्टी का। चंदन जी, ये 45 पॉइंट नीचे निफ्टी सेटल हुआ है। मान लीजिए अगर ये 45 पॉइंट नीचे खोले और 50 पॉइंट और दे दे, 24,900 आपको लगता है कि एक बढ़िया एंट्री जोन हो जाएगी निफ्टी में? ये निफ्टी वाला भी एक बार फिर से जरा आप बता दीजिएगा और अपने शेयर भी जोड़ दीजिए कि आज शेयर में आपको क्या पसंद है। बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं 24,850 24,900 एक बाइंग इंटरेस्ट का जोन रहेगा, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि बाजार में बाई ऑन डिक्लाइन आ रहा है। क्योंकि 25,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इस पे बार बार स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि मंथली एक्सपायरी के चलते वहां पे कॉल राइटिंग भी एक्टिव है। तो कॉल राइटर्स पूरा प्रयास कर रहे हैं कि उस लेवल के ऊपर ज्यादा नहीं जाए। बट सेटअप पॉजिटिव है, तो ऐसा लग रहा है आज नहीं तो कल वो लेवल निकल जाएगा। बट अगेन, यदि मान लो संकेत थोड़े से नेगेटिव है तो बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति बिल्कुल अपनानी चाहिए। मेरा मानना है कि 24,850 से लेके 24,900 के बीच में अक्यूमुलेट करना चाहिए, ऊपर में 25,200 तक के स्पाइक को प्ले करने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक होके बात करते हैं तो एक तो BHEL अच्छा लग रहा है। BHEL में आप देखोगे तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। सेलेक्टिव कैपिटल गुड्स काउंटर है, यहाँ पे मजबूती दिखा रहे हैं। हायर टॉप हायर बॉटम का सीक्वेंस यहाँ पे 3-4 दिनों से देख रहे हैं 255 260 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहे हैं। तो भेल पे खरीदारी की सलाह है। 256 का सपोर्ट होगा, 273 के टारगेट यहाँ पे देखे जाने चाहिए। उसके अलावा देखिए, सेलेक्टिव फार्मा काउंटर में बॉटम आउट अप्रोच बन रहा है और एक डिविस्लेप काफी अच्छा प्राइस बिहेवियर दिखा रहा है। मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे कामकाज कर रहा है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फार्मा नेम है। 4 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में कल के दिन मोमेंटम हुआ था और आज भी हायर बेस बनना चाहिए। तो 6,600 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 6,950 7,000 तक के टारगेट डिविस्लेप में बनने चाहिए। तो सेलेक्टिव कैपिटल गुड्स, फार्मा, इस तरह से कुछ साइडलाइन काउंटर है, वहां पे फोकस करना चाहिए। गुड्स और साथ ही फार्मा स्पेसेस और इसी कड़ी में डिविज लेबोरेटरीज जैसे स्टॉक और BHEL जैसे स्टॉक है जो कि फोकस रेडार पर हैं चंदन जी, गुड मॉर्निंग। श्नाइडर इलेक्ट्रिक पर भी एक टेक आपसे जानना चाहेंगे। कंपनी के नतीजे आए और दमदार नंबर्स आए हैं और इस वक्त अगर देखेंगे पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के ठीक बाद उसका एक इम्पैक्ट नजर आ सकता है। हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। श्नाइडर इलेक्ट्रिक शुरुआत मजबूती के साथ होती हुई क्विक राय दीजिएगा, बाजार बस खुल रहा है। 4-5 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है और मंथली चार्ट में जो पिछले 10 महीनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम का सीक्वेंस था, इस महीने निगेट हुआ है। तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 670 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। 715 तक ये रैली एक्सटेंड होनी चाहिए।
एक राय मिलती हुई एशियाई बाजारों से सुस्त शुरुआत के संकेत मिलते हुए गिफ्ट निफ्टी की इम्प्लाइड ओपन भी सुस्ती ही दिखा रही थी, लेकिन भारतीय बाजार क्या अपनी चाल चलता है नहीं, इस पर खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। यूएस मार्केट से क्यूज आज हमारे पास नहीं थे। मेमोरियल डे के मौके पर यूएस के बाजार बंद थे, लेकिन फ्यूचर्स में एक्शन जरूर देखने को मिला और साथ ही कच्चे तेल की चाल और बुलियन मार्केट के लेवल्स पर खास तौर से लगातार हमारी नजरें टिकी हुई हैं। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर्स वाइज अगर आप देखेंगे भारतीय बाजार के लिए ट्रिगर्स जो है इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन जो है वो अब धीरे धीरे कम आते नजर आएंगे, बिकॉज रिजल्ट बैक्ड एक्शन कम है। लेकिन आज के सत्र की ही अगर बात करें, कुछ तमाम ब्लॉक डील्स के चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स देखने को मिलेंगे और साथ ही रिजल्ट का जो छोटा मोटा एक्शन है वो जरूर नजर आएगा। और इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट की अगर बात करें, चंदन जी से हमने जैसे राय ली, सरकारी कंपनियां हैं, BHEL है, लेबोरेटरी स्पेसेस हैं, ये सारे के सारे स्टॉक्स में लगातार फोकस है। कल के सत्र में रेलवे स्टॉक्स में अच्छा एक्शन देखने को मिला था और वो एक्शन आज क्या आगे बढ़ता है नहीं, इस पर खास तौर से आपको ध्यान देना चाहिए। IRFC, IRCTC, RVNL ये सारे स्टॉक्स में मजबूती के साथ ही साइंस जो है नजर आए थे। कल ड्यूरिंग द एंटायर सेशन अच्छी खासी मजबूती की चाल इन स्टॉक्स ने पकड़ी थी। कल के सत्र में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक में भी काफी अच्छा एक्शन था, तो उस पर भी खास तौर से हमें नजर रखनी होगी। और साथ ही आज अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक हैं जो कि फोकस रेडार पर हैं। फार्मा से जुड़ी कुछ कंपनियां रिजल्ट बैक्ड एक्शन के चलते जैसे औरोबिंदो फार्मा पर एक नजर रखनी होगी, बिकॉज इनके जो ग्लोबल सेल्स हैं वो डेटा पॉइंट्स भी अच्छे आए हैं, ऑल इन ऑल नंबर्स जो हैं वहाँ पर भी अप मूव्स देखने को मिले हैं। हर पैरामीटर पर तो नहीं कहेंगे, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पर नतीजे ठीक ठाक रहे तो उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नारायणा हृदयालय, इस पर भी कल हमने बातचीत करी थी और इनके नतीजे नंबर्स अच्छे थे और अच्छे नंबर्स का एक्शन कल के सत्र में था। आज भी शुरुआत के संकेत जो हैं इस वक्त नारायणा हेल्थ की तरफ से अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। 1781 बाजार खुलने के साथ साथ इस स्टॉक पर भी नजर रखेंगे, एक्सपर्ट से उनकी राय भी लेंगे। वायदा बाजार में आज इन्फो एज, LIC, हिंदुस्तान कॉपर, NMDC ये सारी की सारी कंपनी आपने नतीजे पेश करने वाली हैं, तो रिजल्ट से ठीक पहले इन स्टॉक्स पर नजर रहेगी। रिजल्ट आने के साथ साथ इन स्टॉक्स का रिएक्शन भी आपके सामने हम रखेंगे। वहीं ITI, RCF और भारत डायनेमिक्स पर नजर रखी जाए। रक्षा क्षेत्र, डिफेंस क्षेत्र लगातार फोकस रेडार पर है ही और फर्टिलाइजर स्टॉक सीजनलिटी फैक्टर के तौर पर आपके फोकस में होने चाहिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज 1171 एडवांसेस के सामने महज 488 डिक्लाइंस। ब्रेथ मार्केट की पॉजिटिव, लेकिन इंडेक्स वाइज अगर आप देखेंगे सुस्ती के साथ इस वक्त शुरुआत होती हुई मार्केट कर रहा है। 24,900 के लेवल्स पर फिलहाल 85 अंकों की बिकवाली आप देखेंगे निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 55,468 के लेवल्स, करीब 100-125 अंकों की बिकवाली वहां पर भी नजर आ रही है। सेंसेक्स भी 200-225 अंकों की बिकवाली के साथ खुलता हुआ। ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन टुवर्ड्स डाउनसाइड, या यूं कहेंगे कि शुरुआत जो है सुस्ती के साथ होती हुई मार्केट ने आज बैक सीट पकड़ी है, लेकिन देखना होगा आने वाले 15 से 20 मिनट में मार्केट को थोड़ा संभलने देंगे और उसके बाद देखेंगे कि मार्केट आखिर कौन सी चाल पकड़ता है, तेजी की या फिर मंदी की। लेकिन शुरुआत इस वक्त कमजोर होती हुई जरूर नजर आ रही है। इंडिया विक्स पर खास नजर होनी चाहिए, क्योंकि कल बाजार में जब जबरदस्त एक्शन था तब भी फियर इंडिकेटर में स्पाइक्स थे। 18 के लेवल्स के पार इंडिया विक्स कल भी ट्रेड कर रहा था, आज भी 3.5% के स्पाइक है। ये इन इटसेल्फ कंसर्न है, क्योंकि इंडिया विक्स का बढ़ना जो है भारतीय बाजार के लिए कंसर्न जरूर साबित होगा और पूरा का पूरा प्रमाण है कि वॉलेटिलिटी नजर आएगी। और ऐसे में सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी का भी आज दिन है, तो वॉलेटिलिटी एंटिसिपेटेड है ही। ऐसे में इंडिया विक्स का भी लगातार बढ़ना जो है वो कंसर्न जरूर डेवलप करेगा। बाजार के मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे कंट्रीब्यूटर्स वाइज जो मेजर्स बाजार को इस वक्त संभाल रहे हैं वो है हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, डिविज लेबोरेटरीज, कोल इंडिया और ONGC। यहाँ पर हल्की फुल्की बाइंग इंटरेस्ट आप देखेंगे, ज्यादा बड़ी बाइंग इंटरेस्ट इस वक्त नहीं नजर आ रही है। लेकिन ऑन दी फ्लिप साइड HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस और M&M जैसे काउंटर्स है जहां पर कमजोरी हाथ लगी है, तो बिकवाली का दबाव जो है वो क्लियरली नजर आ रहा है। रिजल्ट बैक्ड एक्शन और साथ ही जो तमाम चेंजेस हो रहे हैं FNO की तरफ से, उन स्टॉक्स पर भी खास तौर से नजर रखनी चाहिए। और ब्लॉक्स 5.8% इक्विटी के कई सौदे इंटरग्लोब एविएशन पर होते हुए दिखे हैं। ये ब्लॉक हमने आपके सामने रखे भी थे कि संभावना है ब्लॉक डील की, और इस वक्त ये ब्लॉक होते हुए जिसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। सेक्टर वाइज बाजार की चाल आपके सामने लेकर आते हैं, हीट मैप्स आपको दिखाते हैं। आज के सत्र में फार्मा, PSU बैंक, मेटल और मीडिया
ये कुछ तमाम सेक्टर्स है जहां पर एक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा। ये कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाजार को संभालने के काम कर रहे हैं ये सेक्टर, लेकिन इसके सामने मेजर सारे सेक्टर्स में बिकवाली, एफएमसीजी, मिड सेलेक्ट, बैंक निफ्टी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज, साथ ही आईटी सेक्टर में बिकवाली का दबाव। तो शुरुआत कमजोरी के साथ होती हुई आगे 15 मिनट से लेकर 20 मिनट तक बाजार के लेवल्स को वॉच आउट करेंगे और उसके बाद किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं इस पर और ज्यादा बातचीत होगी। लेकिन बाजार की शुरुआत पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए उनकी कॉल्स भी अब समझते हैं। तो निफ्टी 125 अंक नीचे, और जिस जोन के बारे में हमने डिस्कस किया, चंदन जी भी ये कह रहे थे कि 24,850 से 24,900 की रेंज में बाइंग करनी है, उस रेंज में है। चंदन जी, लगा दे मौके पे चौका? सबसे करना चाहिए, बट आई डोंट नो कि इतना ज्यादा क्यों गिरावट देखने को मिला, क्योंकि कल तक जो सेटअप था वो काफी पॉजिटिव था। पुट कॉल रेशियो 1 के ऊपर होल्ड किया था, सिलेक्टिव हेवेट्स काउंटर होल्ड कर रहे थे, और आज आप देखो कि बैंक निफ्टी भी कंपैरेटिवली होल्ड कर ही रहा है वैसे तो देखे तो। हालांकि 55,555 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मेरे हिसाब से इसको ध्यान में रखते अटेम्प्ट करना चाहिए, बट अग्रेसिव स्टेंस नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा कंजर्वेटिव होके 24,850 के आसपास अटेम्प्ट किया जा सकता है विद द सपोर्ट ऑफ 24,750। ठीक है, 24,750 का सपोर्ट, 24,850 के आसपास आप निफ्टी में एंट्री कीजिए। 20-30 अंक नीचे यहां से आने पर 125 अंकों के आसपास से गिरावट। निफ्टी बैंक है करीब 200 अंक नीचे। देखिए, 2 दिनों की बड़ी बड़ी तेजी हुई थी और एक झटके में 24,500 से हमने 25,000 का सफर तय किया था। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ये हो रहा है, उम्मीद करके चलेंगे कि इंट्राडे में शायद ये इस लॉस की भरपाई बाजार करने की कोशिश करे भी। इस बीच इंटरग्लोब एविएशन 5.8% इक्विटी की कई सौदे हुए हैं और शेयर है करीब 3% नीचे। राकेश गंगवाल अपनी स्टेक बेच रहे हैं। आज सुबह खबर आई कि ब्लॉक डील का साइज ही बढ़ाया गया है और उसके बाद स्टॉक में हम ये रिएक्शन देख रहे हैं, क्योंकि जो फ्लोर प्राइस था वो नीचे था, 5,170 रुपए के आसपास की फ्लोर प्राइस था, तो ये तो पता था कि थोड़ा नीचे शेयर ये आके कारोबार करेगा। इस पर भी व्यू लेंगे, लेकिन फटाफट अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि उनके आज के ट्रेडिंग के आइडियाज क्या हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ तेजस शाह भी जुड़ गए हैं। तेजस जी, गुड मॉर्निंग। आप बताइए, आपसे शुरू कर लेते हैं। स्टॉक्स अगर लेना है तो आपकी नजर कहां गई है, कहां मौके बन रहे हैं? गुड मॉर्निंग आपको और सभी दर्शकों और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आज का जो मेरा पहला पिक है वो ऑटो स्पेस से है। ऑटो एज अ सेक्टर हमें काफी अच्छा लग रहा है और हमें लग रहा है कि किसी का थोड़ा पोजिशनल व्यू रहेगा तो ऑटो स्टॉक्स शुड डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। तो जो पहला स्टॉक है वो है बजाज ऑटो लिमिटेड। ये स्टॉक ने रिसेंटली एक अच्छा खासा बेस बना दिया था और एक ब्रेकआउट हुआ है डेली चार्ट पे अबव 8400 और उसके बाद लगातार स्टॉक रैली कर रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी सरपास किया है और कल के सत्र में भी हमने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी है स्टॉक में। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। तो करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करिए बजाज ऑटो में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 8,650 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 9,275 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 9,550 का। और दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो मेटल सेक्टर से है। मेटल एज ए सेक्टर भी हमें लग रहा है कि बॉटम आउट हो गया है और जो टॉप पिक्स है मेटल स्टॉक्स में वो है टाटा स्टील और सेल लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है रिसेंटली 120-121 के ऊपर और उसके बाद लगातार स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है। रिसेंटली स्टॉक में क्रॉसओवर भी देखा है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। तो जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रांग है, बट इसमें एक थोड़ा पोजिशनल व्यू लेना पड़ेगा क्योंकि स्टॉक थोड़ा चल चुका है। तो करंट भाव पे यहाँ डिप में खरीदारी करिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 116.50 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 140 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 151 एंड टाइम होराइजन विल बी 1 to 2 months। ठीक है, 140 और 151 का टारगेट होगा सेल के लिए। 116 रुपये 50 पैसे का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है और बजाज ऑटो के लिए 9,275 और 9,550 ये दो टारगेट होंगे। ये दो शेयर आपके लिए, हालांकि दोनों कमजोर आपको थोड़े दिखेंगे, सेल्स अपार्ट है, बजाज ऑटो थोड़ा नीचे है, लेकिन आपके लिए ये मौके इसमें बन जाएंगे। 8,650 का स्टॉप लॉस लगा के चलना आपको बजाज ऑटो के शेयर में। कल मैंने अच्छी तेजी देखी थी, आज अब चूंकि 2 दिन चले तो ये फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आती है और जो कि जेन्युइन भी है ऐसे बाजार में।
चंदन जी आप बताइए, इंडेक्स का व्यू तो हो गया, स्टॉक्स में आपके हिसाब से कहाँ एंट्री करें? सिलेक्टिव डिफेंस काउंटर में थोड़ी सी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मार्केट का सेटअप चेंज हुआ है। जो स्ट्रेंथ वाले काउंटर थे वहां पे थोड़ा सा लिक्विडेशन देखने को मिला है, जिस हिसाब से मार्केट में वापस सेटअप बना है। तो एक तो मैं बीडीएल पे फोकस करना चाहूंगा, भारत डायनामिक लिमिटेड। यहाँ पे पिछले 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। जिस हिसाब से 1950 1940 के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, मोमेंटम बनना चाहिए। सपोर्ट रहेगा 1910 का, ऊपर में 2040 तक के टारगेट बीडीएल में बनने चाहिए। उसके अलावा यदि देखें तो एचएल में भी स्ट्रेंथ बनी है। तो कहीं ना कहीं पता नहीं, एक सेक्टर वापस से एक मोमेंटम में देखने को बन रहा है, चाहे एचएल की बात करें या फिर बीडीएल की बात करें। और इसके अलावा यदि हम दूसरे सेक्टर की बात करें तो हिंद को ऊपर पे ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम है, 3 दिन से हाई राइज हार्ड लॉस बन रहा है। 241 के सपोर्ट है, 252 तक के टारगेट के। ठीक है, हिंद कॉपर पर और भारत डायनामिक्स ये दो शेयर हैं चंदन जी के रडार पर, आपको वहां पर फोकस करके चलना चाहिए। लेकिन जो देखिए बड़े जो शेयर कल सपोर्ट कर रहे थे ना, आज पूरी के पूरी तरह से वो रिवर्स हो गए। एचडीएफसी बैंक करीब 1% नीचे है। आप आईसीआईसी बैंक को भी देखेंगे, वहां पर भी आपको थोड़ा थोड़ा प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिखेगा। रिलायंस के शेयर में भी 1% के आसपास की कमजोरी है, जितनी कमजोरी है आईसीआईसी बैंक के शेयर में है। इसके अलावा आईटी में कल हम सिलेक्टिव बाइंग देख रहे थे, लेकिन आईटी तो आज प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये तमाम शेयर आज गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए टैरिफ वाला जो हैंगओवर है ना, इनको परेशान करता रहेगा, वो साफ साफ हमें दिख भी रहा है। और एक और खेमा जहां पर हाल फिलहाल बाइंग देख रहे थे, पावर का थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग वहां पे आ रही है। और सीमेंट वाले शेयर आज फिर से कमजोर है। ग्रासिम टॉप लूजर है, निफ्टी का करीब 1.5% के आसपास की गिरावट के साथ। कुछ कुछ शेयर हरे निशान में वापसी करते हुए दिख रहे हैं, उसमें आप श्रीराम फाइनेंस देख लीजिए और बजाज ऑटो लोअर लेवल से थोड़ी सी स्ट्रेंथ आई है। लेकिन निफ्टी इस वक्त 24,800 के बिल्कुल क्रूशियल जंक्चर पर एक नीजर क्रिएशन हमने 24,800 के नीचे का भी देखा, लेकिन इस वक्त करीब 200 अंकों की गिरावट है और 24,800 के आसपास ही कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। किरण जी आप बताइए, स्टॉक्स में आपकी रीडिंग क्या है, क्या खरीदना है अभी? ओवरऑल जैसे आपने बताया कि आईटी के अंदर कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस प्रॉफिट बुकिंग के अंदर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। सो आईटी में हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा का चार्ट आप देखोगे तो नो डाउट 200 दिन की मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बड़ी सी कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो ब्रेकआउट की गई है। और इसका जो पीक लो बना था अभी रिसेंटली, वो कहीं ना कहीं 1560 के नीचे का बना है। तो 1550 1540 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए आप टेक महिंद्रा के ऊपर। करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना है। और ओवरऑल जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है, डेफिनेटली ऊपर में ये स्टॉक कहीं ना कहीं वापिस 1670 1680 तक की लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो नॉट जस्ट ओनली फॉर द इंट्राडे, लेकिन थोड़ा प्रोजेक्ट पोजिशनल नजरिया रख के टेक महिंद्रा के अंदर लॉन्ग किया जा सकता है। महिंद्रा पे जो है लॉन्ग की राय आ रही है किरण से। लेकिन चंदन सर, यहाँ पे जो है बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हाल ही में जो है कंपनी निफ्टी इंडेक्स में भी शामिल हुई है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिल रही है, वॉल्यूम्स में स्ट्रेंथ आ रहा है। ऑफ कोर्स देखा जाए तो ऑलमोस्ट 44 to 45 निफ्टी कंपनीज जो है लाल निशान में है, बट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे देखिए एक सस्टेन कर रहा है। ऑफ कोर्स नए फ्लोज भी आ रहे हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के, इंडेक्स जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी जो है यहाँ पे इन्फ्लोज देखने मिले और ये सस्टेन कर सकता है। तो करंट लेवल से जो है चंदन सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे लगता है चार्ट्स पे? बिल्कुल, देखिए बीएल, बीएमएल, बीडीएल, इन सब में ओवरऑल एक बुलिश बायस देखने को मिल रहा है। बीएमएल में तो कल बड़ा ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद आज फॉलो अप है। और बीएल की हम बात करें तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। इनफैक्ट इस महीने में लगभग 20-22% का मोमेंटम देखने को मिला था। स्टॉक ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट है। 378 का सपोर्ट है, जब तक वो होल्ड करता है आई थिंक धीरे धीरे 400 तक के टारगेट बीएल दिखाता हुआ नजर आना चाहिए। जो है 400 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, आप इस पर भी नज़र रखिएगा। बाय की राय है चंदन से। किरण सर, डॉक्टर रेड्डीज पे एक बार फोकस करते हैं। फार्मा स्पेस पे जो है उतना भी जो है इन्होंने अपने लॉसेस जो है नहीं आए हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि जो है हरे निशान में डॉक्टर रेड्डीज रहे। अर्निंग्स की बात करें या पूरे सेक्टर की बात करें तो एक्सपोर्ट बेसिफिक जो है नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए। यूएस एक्सपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेवलपमेंट्स तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए पॉजिटिव ही हैं ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म जो आप कह सकते हैं ट्रेंड बन रहा है। 1240 के लेवल्स पे करेंटली ट्रेड कर रहा है, बट इसका जो अगला पड़ाव है जैसे कि 1310 1350 ये लेवल्स पे हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में,
क्योंकि एक अपसाइकल तो लग रहा है, फार्मा में आया और हमने ये अर्निंग सीजन में देख भी लिया है। तो डॉक्टर रेड्डीज जो है इस मार्केट में क्या रहेगा? जी डेफिनेटली यहाँ से आप स्विंग रहेगा, क्योंकि जिस तरह सा पैटर्न आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है। स्टॉक काफी अरसे के बाद अपने 100 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी है, एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल पैटर्न का ब्रेकआउट है। तो कहीं ना कहीं करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करना चाहिए। 1210 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए, और जैसे ही उसकी जो 200 दिन की मूविंग एवरेज है 1260 वो क्रॉस होते ही आपको एक अच्छी खासी स्विंग 1300 प्लस की देखने को मिल सकती है। तो डॉक्टर रेड्डीज डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। ओके, बन रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हमारे रेडार पर कल से ही है। अच्छा एक्शन, और इन स्तरों पर भी अगर पोजीशन है इस पोजीशन को इंटैक्ट रखा जाए, नई पोजीशन के लिए भी मौके ज़रूर ढूंढना चाहिए। बीएल की जहां बात हो रही थी, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मैसगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स और मैसगांव में तो अच्छा खासा एक्शन है ही। मिड कैप कैटेगरी में सबसे आगे दोनों स्टॉक्स इस वक्त खड़े हैं, करीब 2-2.5% की तेज़ी मैसगांव डॉक में नजर आ रही है। बीडीएल का स्टॉक भी ऑलमोस्ट 3% की मजबूती दिखाते हुए। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की हम बात कर रहे हैं, अच्छा एक्शन इस स्टॉक में भी नजर आ रहा है। कोचिन शिपयार्ड में भी ऑलमोस्ट 1.5% के गेंस जरूर देखने को मिले हैं। तो ये स्टॉक्स फोकस रेडार पर हैं। तेजस्वी, गुड मॉर्निंग। डिफेंस का खेमा बिल्कुल इस वक्त नज़रों में है, और इसमें डिफेंस और शिप बिल्डिंग दोनों ही प्लेयर्स, दोनों ही सेगमेंट्स जहां पर अच्छा एक्शन है। आपकी राय क्या होगी? देखिए, डिफेंस एज ए सेक्टर काफी आउट परफॉर्मर रहा है, स्टॉक्स ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है रिसेंटली। बीडीएल की हम बात करें तो आज भी एक किसने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रांग है बीडीएल में, बट करंट भाव पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। डिप में खरीदारी करिए, या तो फिर किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, बट रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बीडीएल में अभी ये लेवल पे मैं सलाह नहीं करूंगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात करें तो इसका भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में भी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक में आप डिप में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 4800 का। इमीडिएट बेसिस पे इसका लक्ष्य है 5200 का, और वो सरपास होता है तो हमें लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक 5400 से लेके 5450 तक भी जा सकता है। तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखिए एचएल में। के मौके पोजीशंस अगर हैं उसे इंटैक्ट ज़रूर रखा जा सकता है, लेकिन काफ़ी एक्शन हो चुका है इन स्पेसेस में, तो नज़र ज़रूर रखें। स्टॉक वाइज अपॉर्चुनिटी ज़रूर बाजार में इस वक्त दिख रही है, लेकिन इंडेक्स वाइज बाजार में गिरावट और ज़्यादा गहराती हुई। सेंसेक्स में करीब 750 अंकों की बिकवाली है। एक बार सारे बेंचमार्क्स और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप स्क्रीन पर लेकर आने चाहिए। निफ्टी में भी कमज़ोरी के साइंस इस वक्त नज़र आ रहे हैं, और अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी पे ऑलमोस्ट 400 अंकों की बिकवाली इस वक्त दिखाते हुए। इसी तरह की तस्वीर, इसी तरह का रुझान मिड कैप स्मॉल कैप में भी देखने को मिला है। तो गिरावट और ज़्यादा बड़ी है, और बेंचमार्क्स में गिरावट इनफैक्ट आज बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ और स्टॉक्स जो कि आज फोकस रेडार पर है उसमें है एक तो स्टॉक हुडको का। चंदन जी, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। स्टॉक में मूवमेंट ज़रूर नज़र आती है, ऑफ कोर्स वॉलेटाइल है आज मार्केट, तो वॉलेटिलिटी के साथ ही मूव करेगा ये स्टॉक भी, लेकिन अब भी हरे निशान के साथ कायम 238 के लेवल्स पर। और अच्छी बात यह है कि 2030 तक इनके जो प्लान्स हैं बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं। कंपनी एम कर रही है 3 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग बाय 2030। क्या टेक्निकली भी इसके चार्ट्स आपको अट्रैक्टिव नज़र आते हैं चंदन जी? में कल के दिन काफी अच्छा मोमेंटम था, और आज मार्केट डल है इसलिए थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, बट फिर भी कोई बड़ा गिरावट नहीं देखने को मिला है। इनफैक्ट 4-5 दिन पहले की बात करें तो 224-225 के हायर बेस बन रहे थे, और कल के मोमेंटम के बाद में सपोर्ट इनफैक्ट 232 की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सो 232 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 248-250 तक के टारगेट हुडको में लगाए जा सकते हैं। ठीक है, हुडको को लेकर ये व्यू। निफ्टी 200 अंक नीचे, निफ्टी बैंक भी अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल के आसपास है 55,100 के आसपास, 450 अंक नीचे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी आज थोड़ा कमजोर है, और 905 शेयर चढ़ने वाले हैं, और 1400 शेयरों में आज हमें गिरावट दिख रही है। इंडिया विक्स अब ये धीरे धीरे करके 19 के आसपास पहुंच गया है, 4% की तेजी। थोड़ी ये समझ से परे है कि आखिर ये क्यों आ रहा है, किस बात का फियर है। चंदन जी, ये इंडिया विक्स को आप कैसे देख रहे हैं? हम तो उम्मीद कर रहे थे कि नहीं, बाजार अगर चढ़ता है, थोड़ा माहौल ठीक होता है तो ये कूल ऑफ होगा, ये तो और गर्म हो रहा है। इंडेक्स जिस हिसाब से डिक्लाइंस पे बाइंग हो रही है उस हिसाब से विक्स को कूल डाउन होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं इस सीरीज के जो उठापटक है वो सौदे सारे 2 दिन में कटने वाले हैं, शायद उसके चलते विक्स में स्पाइक देखने को मिले हैं।
कल के दिन जब मूवमेंट था तब मार्केट भी बढ़ा था, तो वहां पे कॉल आई भी बढ़ी थी, इसके लिए विक्स बढ़ा था। बट आज गिरा है क्योंकि अगेन पुट राइटिंग में प्रेशर है, तो कहीं ना कहीं 25,000 के कॉल और पुट राइटर पूरा दमखम लगा रहे हैं, और उसके चलते 250-300 पॉइंट्स प्लस माइनस 25,000 की तरफ मूवमेंट रहेगा। 2 दिन पहले 25,000 की कॉल अनवाइंडिंग हो रही थी और पुट राइटिंग हो रही थी। आज वापस जैसे ही 25,000 के ऊपर नहीं टिक रहे, तो 25,000 की पुट अनवाइंडिंग स्टार्ट हो रही है और कॉल राइटिंग हो रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बुल्स और बेयर का टसल देखने को मिल रहा है। इसके चलते विक्स कूल डाउन नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, उसकी वजह से प्रीमियम के भी डिके नहीं देखने को मिल रहा है, और लग रहा है कहीं ना कहीं मार्केट 200-300 पॉइंट का स्विंग तो कभी भी दे सकता है। तो आई थिंक विक्स को कूल डाउन होना जरूरी है, तभी मार्केट में हायर बेस बनेंगे। हालांकि नीचे में बिल्कुल 24,750 एक मेजर सपोर्ट है, बट 25,000 निकलेगा तभी कन्विक्शन आएगा, नहीं तो विक्स का हायर लेवल बार बार माइंड में रहेगा कि मार्केट अटक नहीं जाए। 25,000 का जो लेवल है ना वो दीवार की तरह काम किया है। कल को अगर हम जोड़ लें तो इस सीरीज में करीब 5 बार ऐसा हुआ है कि जब इंट्राडे में कभी न कभी निफ्टी ने 25,000 का लेवल टेस्ट किया है, लेकिन टिक नहीं पाया है, और वो चीज़ हमने आज भी देखी। ऐसा लग रहा था कि अब मतलब ऐसी गिरावट आएगी नहीं, लेकिन आज वाली गिरावट थोड़ी सी ना सरप्राइजिंग है। ऐसी कोई ट्रिगर नहीं थे कि आप 160-170 पॉइंट तोड़ दें। हालांकि 24,800 देखते हैं कि ये क्या होता है आज। निश्चित तौर पर एक बड़े सपोर्ट की तरह बाजार के लिए काम करेगा। कुछ स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। तेजस भाई, आप जरा मैक्रोटेक देख के बताइए। लगातार मोमेंटम मजबूत देख रहे हैं, आज भी थोड़ी सी ही सही लेकिन स्ट्रेंथ है। क्या टारगेट होंगे आपकी ओर से? काफी बढ़िया स्टॉक आपने चुना है। रियलिटी एज अ सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, और जो डीएलएफ है और मैक्रोटेक डेवलपर है, ये दोनों का चार्ट स्ट्रक्चर गजब का है। स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बना रहा है, और ब्रेकआउट तो काफी पहले ही आ चुका है। आज के सत्र में मार्केट में इतनी गिरावट है तो भी ये स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1520 से लेके 1525 तक जा सकता है, और वो लेवल अगर सरपास होता है तो हम 1595 तक के भी लेवल देख सकते हैं पोजिशनली। तो ये स्टॉक में करंट भाव पे डिप में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा क्योंकि थोड़ा स्टॉक चल चुका है। 1379 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो डिप में या करंट भाव में खरीदारी करिए। 1525 का टारगेट रहेगा इमीडिएट बेसिस पे, और पोजिशनली ये स्टॉक में 1595 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं। ठीक है, 1595 के भी लेवल आ सकते हैं मैक्रोटेक के शेयर में। बढ़िया कंपनी और अच्छी तेजी हम इसमें देख रहे हैं। 1450 रुपये के ऊपर आज ये निकल गया है। एक शेयर जरा आप किरण जी चेक कीजिए, वो है टाटा केमिकल का। ठीक ठाक पोजीशन बन रहे हैं शुरुआत में टाटा केमिकल में, और 1.5% के आसपास की तेजी है। आज लगातार तीसरा सत्र है जब हम शेयर में मोमेंटम देख रहे हैं। 800 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं। टाटा केमिकल कितना चलेगा अभी ये? जी, काफी अच्छा एक पिक आपने ढूंढ के निकाला है। हमारी नजर भी कहीं ना कहीं टाटा केमिकल के ऊपर थी, क्योंकि आज ही उसने अपने 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करना चालू किया है। जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, डबल बॉटम पैटर्न क्लियर कट ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, और ब्रेकआउट लेवल 870 का था, लेकिन जैसे मैंने बताया 100 डेज मूविंग एवरेज का कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस था। आज उस रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस किया है 890 के आसपास। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ से 100 रुपए तक की तेजी आप देख सकते हो, तो 980-970 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 860 के नीचे का रखना है। 860 अगर ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 970 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बाय की राय किरण से। लेकिन एक स्टॉक है आपका GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे स्टॉक में बिकवाली देखने मिली है। नंबर्स भी लार्जली उतने कुछ खास नहीं थे, मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला था। थोड़ी सी ड्रैग जो ऑपरेशनल नंबर्स में देखने मिली थी, और आज देखें स्टॉक और टुवर्ड्स द डेज लो पे लगभग 2% की गिरावट आई है। तेजस, यहाँ पे GIC का क्या सेटअप लग रहा है, और शॉर्ट टर्म बेसिस पे चार्ट्स पे लगता है कि और थोड़ी गिरावट आ सकती है? 410, 405 के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं? देखिए, GIC की हम बात करें तो स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज है, कोई मेजर ट्रेंड है नहीं। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 445 450 के करीबन एक अहम रेजिस्टेंस है, और नीचे में जो सपोर्ट बैठ रहा है वो करीबन 417 के करीबन बैठ रहा है, जो इसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है। जब तक 417 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा जो स्ट्रक्चर है वो माइल्डली पॉजिटिव है। अगर 417 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड का जो मोमेंटम है वो एक्सेलरेट हो सकता है, और नीचे में 400 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो अगर किसी के पास पोजीशन है तो 417 का एक स्टॉप लॉस रख दीजिए। 417 के नीचे ये स्टॉक में से एग्जिट करना चाहिए।
एक और अर्निंग्स इम्पैक्ट है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आया था और कंपनी ने जो है बड़ौदा और कोलकाता में कुछ अपने प्रोडक्ट्स की एक्सपेंशन के अनाउंसमेंट्स भी किए थे, लेकिन स्टॉक जो है लगभग 1.7% का गिरावट आया है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक लार्जली एमएनसी बेस्ड कंपनी है। किरण, यहाँ पे कैसा प्लेस आउट हो रहा है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, ज़रा बताएं। नंबर्स तो ठीक ठाक आए थे, उतना कुछ खास नहीं था, इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स बोलेंगे एनालिस्ट एस्टिमेट से, पर थोड़ी सी सेलिंग यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ पे कुछ जो है इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर्मेशंस बन रहे हैं। किरण, कौन स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? स्नाइडर इलेक्ट्रिक। किरण, स्टॉक का नाम है स्नाइडर इलेक्ट्रिक, इसके नंबर्स भी आए थे। ओके, स्नाइडर इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें तो 670 के आसपास ये स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है। जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, साथ ही साथ 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट हो रहा है। आज एक गैप अप ओपनिंग हुई, सस्टेन नहीं हुआ है, स्टॉक नीचे लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन लो में हमने ये भी देखा कि 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है और 650 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से जब तक 650 के नीचे क्लोजिंग बेसिस क्लोज नहीं होता है, तब तक देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी हम देख सकते हैं। तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली एक बार के लिए लॉन्ग लिया जा सकता है। स्नाइडर इलेक्ट्रिक पे नज़र रखेगा, 673 पे ट्रेड कर रहा है ना। ऑफ कोर्स थोड़ी होटल स्टॉक्स के भी बारे में बात कर लेते हैं और खास करके इंडियन होटल्स की चार्ट एक बार लेके आए। यहाँ पे ऑफ कोर्स ये क्वार्टर जो है सीजनली वीक क्वार्टर माना जाता है, मानसून का भी इम्पैक्ट है, ट्रैवल भी थोड़े कम हो सकते हैं, कुछ ऑफ कोर्स मेडिकल इश्यूज़, कोविड इश्यूज़ भी थोड़े बहुत आ रहे हैं, पैनिक की बात नहीं है, बट ओवरऑल जो है इंडियन होटल्स की भी बात कर लेते हैं। तो चंदन सर, इंडियन होटल्स के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं यहाँ पे? थोड़ी सी ऑफ कोर्स लीला होटल्स का भी आईपीओ आ रहा है, बट वैल्यूएशन रब ऑफ में इंडियन होटल्स की फेवर पे है और ऑफ कोर्स डीआईज और एचएनआईज की भी फेवरेट है इंडियन होटल्स। तो यहाँ पे चंदन सर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं इंडियन होटल्स के? आज देखे तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश है, थोड़ा सा गिरावट आया है बट उतना भी ज़्यादा नहीं, तो एक रिकवरी भी आ सकती है सेकंड सेशन में। चंदन सर, काउंटर की बात करें इंडियन, लेमन और सेले होटल, तो इंडियन होटल और लेमन होटल तो एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इंडियन होटल की मैं बात यदि करूं तो लगभग पिछले 14-15 दिनों से बार बार 780 के आसपास सप्लाई आ रही है। 780 781 आता है और फिर वापस रेंज बाउंड हो जाता है। तो अब की बार 781 निकलता है तो जरूर इसमें मोमेंटम आएगा जो 820 तक की तरफ लेके जा सकता है। अब सेले होटल की बात करें, वहां पे सेटअप काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट 13-14 दिन का जो प्राइस पैटर्न है वो एक बुलिश पोल एंड फ्लेक का इंडिकेशन दे रहा है। अभी 910-12 चल रहा है, हल्का सा मोमेंटम हुआ तो 950 तक की चाल या काउंटर पकड़ सकता है। तो इस तरह से सेलेक्टिव काउंटर पे ध्यान रखा जाता है। तीनों को कंपेयर करें तो सेले होटल में मोमेंटम बन सकता है। सिलेक्टिव काउंटर्स है जिस पर खास तौर से ध्यान रखना चाहिए और इस स्टॉक में तो इनफैक्ट एक्शन डेवलप होता हुआ नजर भी आ रहा है। मिधानी के चार्ट्स को एक बार पुलअप करना चाहिए। मिश्र धातु निगम में इस स्टॉक में भी अच्छा एक्शन आज के सत्र में डेवलप होता हुआ नजर आया है। ऑफकोर्स ये गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हुए भी नजर आए, लेकिन पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट 3% के गेंस इस स्टॉक ने दिखाए हैं। हालांकि पिछले 1 महीने की चाल को देखेंगे तो गेंस और अच्छे नजर आएंगे। ऑलमोस्ट 30% चल गया है ये स्टॉक, करीब 300 से 406 के स्तर दिखा चुका है। तेजस, अगर इस स्टॉक को आप ट्रैक करते हैं 405-406 के लेवल्स पर, डेफिनेटली काफी बढ़िया काउंटर है। टेक्निकली एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न फॉर्म कर रहा है स्टॉक ने और रिसेंटली स्टॉक में जो एक ब्रेकआउट आया था, एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। 385 का एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है, जब तक होल्ड कर रहा है बायस थोड़ा पॉजिटिव है। इमीडिएट बेसिस पे स्टॉक इसका जो रीसेंट स्विंग हाई है 425 का, वो रीटेस्ट कर सकता है और वो लेवल अगर सरपास होता है तो हम 445 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 385। स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें, अच्छा खासा एक्शन और ये एक्शन जो है जारी रहने के पूरे आसार इस वक्त नजर आ रहे हैं। सरप्राइजिंगली टाटा टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में करीब 2% के गेंस आज के सत्र में देखने को मिले और मजबूती की चाल पकड़ता हुआ ये स्टॉक और साथ साथ केपीआई टेक्नोलॉजीज भी छोटी मझौली शेयरों की लिस्ट में ये कुछ तमाम स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं और सबसे आगे इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसी में केईसी इंटरनेशनल को भी जोड़ना चाहिए। और किरण, आपसे एक राय जानना चाहेंगे। केईसी इंटरनेशनल साइडवेज कामकाज कर रहा था, लेकिन लगातार ऑर्डर विंस के चलते स्टॉक में मूवमेंट हमने देखी है। अब इस स्टॉक में आज करीब 6-7% तक के गेंस दिखने को मिल रहे हैं।
सो केसी इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी अगेन डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें 840 के आसपास देखने को मिला कल। आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ स्टॉक ने अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज क्रॉस की है। तो करंट मार्केट भाव से नई खरीदारी की तो सलाह नहीं रहेगी, लेकिन जिनके पास है उनको 870 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखना चाहिए। और कोई भी गिरावट आती है 890 900 के बीच में तो अगेन आपको 870 के स्टॉप लॉस के साथ ही खरीदारी करनी रहेगी और ऊपर में 1000 प्लस के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 1000 और उसके आगे के टारगेट्स बिल्कुल एक्सपेक्टेड हैं और इसी के चलते पोजीशन है बिल्कुल मेंटेन करना है। नई पोजीशन के लिए एंट्री अपॉर्चुनिटी भी ढूंढी जा सकती है। केईसी इंटरनेशनल के स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम, करीब 7% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आगे बढ़ेंगे। और एक खबर आपको बताते हैं, मौसम में बदलाव के कारण पावर की डिमांड में गिरावट देखने को मिली है। इस खबर से जुड़ी सारी की सारी डिटेल्स लेकर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, देश के कई हिस्सों में थंडर स्टॉर्म, भारी बारिश की वजह से पावर डिमांड में काफ़ी कमी देखने को मिली है। पिछले 10 दिनों के दौरान अगर आप देखें, खासकर मई महीने के दौरान पावर डिमांड में करीब 11% की कमी देखने को मिली है। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से एक तरफ जहां मई महीने में 15 मई को पीक आवर पावर डिमांड जो कि 221 गीगावाट के आंकड़े के आसपास रिकॉर्ड हुआ था, उसमें कमी देखने को मिली है। और कल यानी कि 25 मई को ये 198 गीगावाट के करीब जो है वो रिपोर्ट हुआ है। उसी तरीके से दिन के दौरान जो मैक्सिमम डिमांड मीट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, उसमें अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर देखें तो मई 15 को 230 गीगावाट का जो डिमांड है वो मीट की गई थी, जो कि घटकर मई 25 को 200 गीगावाट के आसपास रह गई। इसके अलावा यूपी में सबसे ज़्यादा पावर डिमांड देखने को मिली और जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट ने मीट भी किया है, वो है करीब 27,417 मेगावाट। महाराष्ट्र में उसके बाद ये 22,495 मेगावाट के आसपास पीक आवर पावर डिमांड देखने को मिला। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी पावर शॉर्टेज की स्थिति नहीं है। सभी राज्यों ने पीक आवर पावर डिमांड को मीट किया है। जो पावर जनरेशन सोर्सेस हैं, चाहे वो सोलर हो, थर्मल हो, हाइड्रो हो, विंड हो, वहाँ से पावर जनरेशन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान ये कहता है कि जो ऑनगोइंग समर सीजन है उसमें पीक आवर पावर डिमांड 270 गीगावाट के आंकड़े को पार कर सकता है। अब ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जून और जुलाई के महीने में किस तरीके से वेदर के कंडीशंस रहते हैं, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय का अनुमान है कि पीक आवर पावर डिमांड 270 गीगावाट के आंकड़े को पार कर सकते हैं। सरकार ने इमरजेंसी प्लान ऑलरेडी तैयार किया हुआ है कि जून जुलाई के दौरान जो भी पावर डिमांड में बढ़ोतरी होगी उसको मीट किया जाएगा। शुक्रिया ये सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो पावर डिमांड घटी ज़रूर है, लेकिन चंदन जी, ये तो मानसून और मौसम में बदलाव और इसी के चलते, अदरवाइज गर्मी की सीजन में हमने देखा था भी कुछ दिन पहले पावर डिमांड में लगातार बढ़ोतरी का ही ट्रेंड था। लिस्टेड पावर कैटेगरी से जुड़े स्टॉक्स पर क्या राय होगी? देखिए, अच्छी बात तो है कि मानसून ने दस्तक दी है और वो सबसे एक पॉजिटिव ट्रिगर है, चाहे इकोनॉमी की बात करें या फिर प्लीजेंट वेदर की बात करें। पावर कंपनीज की बात करें तो ऑलमोस्ट सारी पावर कंपनीज एक रेंज बाउंड बायस में चली चुकी है। एनटीपीसी वो होल्ड नहीं कर पा रहा है ऊपर के लेवल पे। और पावर ग्रिड की बात करें तो वहां पे वीकली चार्ट में लोअर बॉटम के सीक्वेंस देखे जा रहे हैं। टाटा पावर है वो एक ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, बट फॉलो अप एक्टिविटीज नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि ऊपर में 410 मल्टीपल हर्डल है। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द पावर कंपनीज कहीं ना कहीं या तो दायरेबंद कामकाज कर रही है और या अपसाइड केप हो रहे हैं। ठीक है, पावर को लेकर ये व्यू, मतलब बाजार में कोई रिकवरी अटेम्प्ट भी नहीं हो रही है। निफ्टी 200 का 200 पॉइंट ही नीचे है, निफ्टी बैंक 400 पॉइंट नीचे है और सिर्फ 4 शेयर ऐसे हैं जहां पर आज आपको हरा निशान दिखेगा निफ्टी में। अब 3 हो गए, वो सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और बीएल, और कोई भी शेयर 1% ऊपर नहीं है। 47 शेयर कमजोर हैं। धीरे धीरे मिड कैप वाले शेयर में थोड़ा थोड़ा सेक्शन लौट रहा है, लेकिन वो भी उतना कोई एनकरेजिंग लग नहीं रहा है क्योंकि इंडिया विक्स एलिवेटेड काफी ज्यादा है, 0.5% आज फिर से ऊपर और 18.86 यानी करीब करीब 19 का हो गया है इंडिया विक्स। ये एक तनाव की चीज है। मॉनसून जब आया है झूम के और 9 राज्यों में तो दस्तक दे दी है, 21 बाकी राज्यों में थोड़ी बूंदाबांदी भी हो रही है, लेकिन जो सीमेंट वाली कंपनीज है उनके लिए थोड़ी चैलेंज बढ़ गई है। अब होता यह है कि मॉनसून अगर आ गया, बारिश शुरू हो गई तो जाहिर तौर पर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है
थमती तो नहीं है बट कम जरूर हो जाती हैं, और वो शेयर भाव में हम देख रहे हैं। आप देखिए ग्रासिम सबसे ज्यादा गिरा है आज निफ्टी में, उसके नीचे नीचे अल्ट्राटेक है, करीब करीब बराबर की गिरावट है दोनों शेयरों में, करीब 2% के आसपास की। और इसके अलावा श्री सीमेंट, डालमिया भारत, एसीसी, अंबुजा, इंडिया सीमेंट, आप जितने भी शेयर देखेंगे आपको चौतरफा गिरावट देखने को मिलेगी। चंदन जी, आप जरा ये सीमेंट वाले पैक पे आपकी नजर तो जा ही रही होगी, क्योंकि इंडेक्स के पार्ट भी है कई सारे शेयर, कहीं कोई शॉर्ट के मौके हैं आपके हिसाब से? सीमेंट काउंटर्स की बात करें तो सारे के सारे काउंटर 2-3 दिन पहले थोड़े मोमेंटम दिखा रहे थे, बट अगेन अपसाइड सप्लाई यहाँ पे इंटेक्ट है। चाहे आप अंबुजा सीमेंट की बात करें या फिर यानी कि अल्ट्राटेक सीमेंट में, तो आप देखिए थोड़े से नेगेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनफैक्ट नेगेटिव प्राइस पैटर्न बन रहा है। और डेली चार्ट को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो एक नेगेटिव इंप्लीकेशन कर रहा है, और एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को 50-डे मूविंग एवरेज के नीचे होल्ड करते हुए तोड़ रहा है। स्ट्रक्चर वीक हो रहा है, मल्टीपल सपोर्ट अभी भी है, बट हल्का सा मार्केट कमजोर हुआ या काउंटर हल्का सा फॉलो हुआ तो 5-6% का डिक्लाइन बन सकता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट पे आई थिंक बिकवाली हो सकती है। 11,720 का हार्डल होगा, नीचे में 10,750 तक के टारगेट बन सकते हैं। ठीक है, 10,750 तक के टारगेट बन सकते हैं। अल्ट्राटेक में आपको सेल की रिकमेंडेशन है चंदन जी की तरफ से। एक और खेमा कल गर्म हो रहा था और वो था कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स हो गया, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज होंगे, पीएसयूज हो गए। वजह ये थी कि जो डिविडेंड ट्रांसफर की रकम जो आई थी उससे माना ये जा रहा है कि सरकार के लिए फिस्कल डेफिसिट को मैनेज इजी हो जाएगा, और बाकी कैपेक्स पर यानी कि क्षमता विस्तार पर वो रकम खर्च होगी। आज हम देखने की सेलेक्टिव बाइंग है। किरण जी, एक बार सीमेंस आप जरा चेक करके बताइए, सीमेंस कैसा लग रहा है आपको शेयर? ये सीमेंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी आने के बाद स्टॉक कहीं ना कहीं अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करे। मुझे लग रहा है थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 3280 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोई भी डिप आता है नीचे में समवेयर अराउंड 3200 या तो 3100 के बीच में, तो वहां पे लॉन्ग कीजिए, या तो फिर इसको एक बार के लिए 3300 क्रॉस करने दीजिए। सो आइदर साइड है, या तो 3300 क्रॉस करे तब बाय करे, या तो नीचे में 3200 के आसपास बाय करे। करंट मार्केट प्राइस से थोड़ा वेट एंड वॉच करें। यहाँ पे कैपिटल गुड्स की राय किरण से, लेकिन एक बार एक्सिस बैंक को एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। यहाँ पे ऑफ कोर्स सस्टेन कर रहा है 1200 लेवल्स पे जो है एक्सिस बैंक है। आज हालांकि देखें तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप ज़्यादा हो रहा है, तो कंसर्न तो कॉज ऑफ कंसर्न लग नहीं रहा है। पिछले 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन से देखा जाए तो एक वेरी नैरो रेंज में है। यहाँ से चंदन, एक्सिस बैंक का क्या अपवर्ड मूवमेंट लगता है? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो दिख रहा है चार्ट्स में अराउंड 1195-1200 का, उसके नीचे नहीं जा रहा है, उस लेवल पे है। आज ऑफ कोर्स गिरावट आई है, लेकिन यहाँ से लगता है एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। चंदन, एक्सिस बैंक एक दायरेबंद कामकाज में वापस आ चुका है। 2 दिन पहले 1224 तक के लेवल बनाए, 3-4 दिन पहले 1220, उससे पहले 1214, तो कहीं ना कहीं 1200 से लेके 1220 मल्टीपल हर्डल का काम कर रहा है, और 1200 की कॉल में राइटिंग इंटेक्ट है, बट नीचे में मल्टीपल सपोर्ट भी है। वो सपोर्ट लगभग 1170 के आसपास है, तो आई थिंक 1170 तक करेक्ट हो सकता है, उसके बाद आई थिंक सपोर्ट बेस्ड बाइंग बने। 170 तक सपोर्ट आ सकता है। और इम्पोर्टेंटली बैंकिंग स्पेस में 2 इम्पोर्टेंट ट्रिगर भी है। एक लिक्विडिटी अनाउंसमेंट भी आरबीआई से आई है, और अगले महीने जो है होपफुली अगर रेट कट होता है तो यहाँ पे जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो खास करके एक्सिस बैंक जो है हमने पिक किया था। लेकिन ऑफकोर्स एक्सिस बैंक के अलावा जो है पावर ग्रिड, एनटीपीसी, इन स्टॉक्स को भी को नज़र लाए। यहाँ पे जो है बड़ा शॉर्ट बिल्डअप दोनों में देखने मिल रहा है। एनटीपीसी 1.5% गिरा हुआ है, और वही पावर ग्रिड की बात करें तो वहाँ पे भी 1% का गिरावट आया है। थोड़ी देर पहले जो है हमारे संवाददाता ने भी कहा था कि पावर सेगमेंट में डिमांड जो है वो अब घट रही है, क्योंकि एक प्री अराइवल ऑफ मानसून देखने मिला है। एनटीपीसी और पावर ग्रिड, इन दोनों स्टॉक्स को जो है एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। खास करके एनटीपीसी पे किरण, आपकी क्या राय रहेगी? अर्निंग्स तो अच्छा सेट ऑफ नंबर्स था, तो एक छोटा सा रैली आया था, पर उसके बाद पावर डिमांड की जो है गिरावट अगर आ रही है तो यहाँ पे एनटीपीसी में जो है ऑफकोर्स रेगुलेटेड बिजनेस है, बट ऑफकोर्स एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। आज 1.5% डाउन है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगता है और इसमें गिरावट देखने मिल सकता है किरण? एनटीपीसी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली यहाँ से और गिरावट आ सकती है, क्योंकि स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था। एक अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद हमने देखा
कि 365 370 के आसपास 200 दिन की मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस हुआ और वहां से कंटिन्यूअसली स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है और जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है लग रहा है कि ये जो फॉल है वो कंटिन्यू रह सकता है। नीचे में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 330 का है और 330 ब्रेक करते ही यहाँ पे एक एडिशनल सेलिंग भी आ सकती है। तो मेरे हिसाब से नई खरीदारी के लिए तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। पुरानी खरीदारी या जो होल्ड कर रहे हैं उसमें 330 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इनको होल्ड रखना चाहिए और नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट कीजिए। 20 स्टॉप लॉस लगाए नई खरीदारी के लिए वेट एंड वॉच फिलहाल अवॉइड की ही राय मिलती हुई। लेकिन इस बीच इंडिया विक्स पर भी अलर्ट होना चाहिए। करीब 5% का स्पाइक इंडिया विक्स में नज़र आ रहा है और 19 की तरफ बढ़ता हुआ इस वक्त इंडिया विक्स 5% के गेंस के साथ कंसर्न इन इटसेल्फ। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी टुवर्ड्स डाउनसाइड नज़र ज़रूर आ रहे हैं क्योंकि मार्केट में इस वक्त सेंटिमेंट टेक्सचर जो है वो कमज़ोरी की चाल पकड़ता हुआ नज़र आया है। ऐसे में अपॉर्चुनिटी स्टॉक वाइज ढूंढने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए। चंदन जी, आईटीसी डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस, वैसे तो पूरा एफएमसीजी कंजम्पशन का स्टॉक का खेमा ही है जो कि इस वक्त मानसून के साथ साथ फोकस में आ जाएगा, लेकिन कुछ दिन पहले आईटीसी के रिजल्ट्स आए थे, ऑल इन ऑल नंबर्स इन लाइन थे। ऑफ कोर्स रेवेन्यू और मुनाफा और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर इन लाइन सेट ज़रूर थे, मार्जिन्स के फ्रंट पर मिस ज़रूर हाथ लगा था हमारे एक्सपेक्टेशन से। ऑल इन ऑल इनके कई सारे सेगमेंट्स हैं, ऑल सेगमेंट के डेवलपमेंट की अगर बात करें, चाहे फिर सिगरेट बिजनेस, एफएमसीजी, एग्री या पेपर बोर्ड, सिर्फ और सिर्फ एग्री बिजनेस में एक मिस या कह सकते कमज़ोरी हाथ लगी थी। इसके अलावा सारे सेगमेंट्स ने भी अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आज 1.25% के डाउन ट्रेंड्स हैं, गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी बनती है। देखिए, आईटीसी एक रेंज बाउंड काउंटर बन चुका है। पिछले लगभग 30 दिनों की बात करें तो नीचे में 420, 422 और ऊपर में 440, 444, ये 20-22 पॉइंट की रेंज में काउंटर अटक चुका है। कल के दिन ऐसा लगा था कि ब्रेकआउट होगा, बट बाजार साथ नहीं दिया, इसलिए ऊपर के लेवल से कूल ऑफ देखने को मिला है। तो बिल्कुल दायरेबंदी कामकाज रहेगा, थोड़ा सा और डिप आता है तो खरीदना चाहिए। अब 420 से जो सपोर्ट इंच होके कहीं ना कहीं 428 के आसपास शिफ्ट हो सकता है, जो ऊपर में 443 और 450 तक का स्विंग दिखा सकता है। बट ध्यान रखिए कहीं ना कहीं रेंज बाउंड बायस या कोई बड़े अग्रेसिव स्टेज नहीं अपनानी चाहिए। अपनी चाल धीरे धीरे स्लो इवेंचुअल चलेगा ये स्टॉक और इसीलिए रेंज में कामकाज करेगा। डिसीजन आपको लेना है, बढ़िया तेजी एक साथ नहीं नजर आएगी। गिरावट में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढ जरूर सकते हैं, लेकिन कई सारे स्पेसेस और इसी स्पेस सेक्टर में एफएमसीजी में और भी स्टॉक्स हैं जिस पर नजर रखनी चाहिए। रेंज में आईटीसी है, वैसे ही रेंज में बाजार भी, और रेंज में क्या बिकवाली का दबाव दिखा रहा है कल की तेजी के बाद। किरण जी, चंदन जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर स्टॉक स्पेसिफिक अपना नजरिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे टू यू। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार सीधा हेडलाइंस के साथ 10 के बाजार की शुरुआत करेंगे।